अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल कमली दा ढोला आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। बादशाहां नू इश्क उजाड़ देंदा, बादशाहां नू इश्क उजाड़ देंदा, ना तख्त रहिंदे ना ताज रहिंदे। जेड़ा फुल खिलदा आखिर सुक जांदा, कदे हुस्न दे नहीं सदा राज रहिंदे। रोगी इश्क दा कदे नहीं ठीक होंदा, लोकी झले ने करदे इलाज रहिंदे। आज हवेली में सन्नाटा मामूल से कहीं ज्यादा था। फजा में खौफ से भरी फर्माबरदारी का तासुर घुला हुआ था। हर सूहू का आलम था। हवेली के दरोबाम से खामोशी यूं चिपकी हुई थी जैसे जरा सी जुम्बिश कयामत बर्पा कर देगी। उसके दिल का हाल भी कुछ मुख्तलिफ ना था। वो वीरान नजरों से वसीओ अरीज रकबे पर फैली हुई हवेली की दीवारों को देख रही थी। उसकी हर सांस उसे आने वाले तूफान से आगाह कर रही थी, ऐसा तूफान जिसे उसने खुद बुलाया था। वो जानती थी कि आज के बाद बाबा साईं उस पर हवेली के दरवाजे बंद कर देने वाले थे। बगावत करने वालों पर बाबा साईं जिंदगी तंग कर देते थे। बागियों को जीने का हक नहीं होता, घुट घुट कर मरना ही उनकी तकदीर में लिख दिया जाता है। और वो तो थी भी एक लड़की। हवेली की तारीख में किसी औरत को ऐसी आज़ादी नहीं मिली थी जैसी आज़ादी उसके पास थी। हवेली की ऊंची ऊंची दीवारें जिनके पार किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी, यहाँ तक कि उसकी माँ ने भी महज चंद बार ही हवेली से बाहर कदम रखा था। बाबा साईं के असूल सबके लिए पत्थर पर लकीर थे, मगर उसके लिए सब बदल दिया गया था। क्योंकि सबके पास अब्दुल बारी नहीं होता ना, उसके पास उसका बारी था जो उसके लिए सबसे लड़ सकता था। जहाँ लड़की के पैदा होते ही उसके पाँव में असूलों की बेड़ियां पहना दी जाती थीं, वहां पैदा होते ही अब्दुल बारी ने उसे फूलों की पाजेब पहनाई थी। पहली दफा जब बारी की उंगली थाम कर उसने बाहर की दुनिया देखी थी, अपने नन्हे नन्हे हाथों से फूलों की नाजुक पंखड़ियों को छुआ था, उनकी खुशबू को अपने अंदर बसा लिया था। दुनिया उसके लिए ख्वाब थी, वो ख्वाब जो बारी ने उसकी आंखों में सजाया था। उसकी हर ख्वाहिश अब्दुल बारी था। जब उसने अपनी आंखें जब से खोली थी तो बारी का चेहरा देखा था। उसने तो बस बारी को सोचा था, उसे अब्दुल बारी के सिवा आता ही कुछ ना था। और अब वो अपने हाथों से अब्दुल बारी को आज़ाद कर आई थी। अपनी अवलीन मोहब्बत जिसने ना जाने कब इश्क की राहों पर अपने कदम रखे थे, आज वो खो बैठी थी, अपने बारी को हार बैठी थी। अपने हाथों से हर वो दरवाज़ा बंद कर दिया था जो बारी की तरफ जाता था। बारी को खो देने के ख्याल से ही उसकी रूह कांप गई थी। अगर वो जिस्म का हिस्सा होता तो अलग बात थी, मगर वो तो उसकी रूह में तहलील हो चुका था। अब कैसे मुमकिन था कि वो दोनों अलग हो जाते? ये फैसला भी तो उसका अपना था। उसने अपनी राहें अलग कर ली थी। सहरा की खुश्क जमीन ने तर होना शुरू कर दिया था। उसकी आंखों में सावन आ ठहरा था और दिल की बंजर जमीन भीगने लगी थी। बारी, होंठ फड़फड़ाए उसका नाम पुकारा गया। बारी, मेरी आंखें तरस गई हैं, और अब ये आंखें जिन्होंने तुम्हारे सिवा कभी किसी को नहीं देखा था। अब शायद बात अधूरी छोड़ दी गई थी। उसके होंठों ने इनकार कर दिया था कि वो कह सकें कि बारी, अब मेरी आंखें कभी तुम्हें नहीं देख सकेंगी। बाएं बाग की तरफ आते अब्दुल बारी की नजरों ने उसे देख लिया था। उसे जैसे ही खबर मिली थी वो शहर से भागा भागा आया था। वो नहीं जानता था वो कमली जो हर काम उससे पूछकर करती थी, वो अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला अकेले कर लेगी। क्या उसकी कमली इतनी बड़ी हो गई है कि वो अपने फैसले खुद कर सके? वो उसकी जिंदगी से दूर जाना चाहती थी, मगर क्यों? अब वो अपने हर सवाल का जवाब चाहता था। जिनिया लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी कि हिनाया भी वहां आ गई। पहले तो उसने सोचा टीवी बंद कर दे, क्योंकि हिनाया के सवाल जवाब अक्सर उसे मुश्किल में डाल देते थे, मगर फिल्म ऐसे मोड़ पर थी कि वो उसे बीच में छोड़ना नहीं चाहती थी। आज अब्दुल समद घर पर नहीं थे, वरना उनकी मौजूदगी में टीवी जैसी खराफात बंद ही रहती थी। ये वही जानती थी उसने इन्हें कैसे मनाया था, वरना उसके शौहर को उसका टीवी देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। मगर वो जिनिया ही क्या जो शौहर को ब्लैकमेल ना करे। क्या देख रही हैं आप ही? हिनाया ने उसके पास बैठते हुए पूछा। साथ ही उसने सामने पड़ी फ्राइज की प्लेट उठा ली। फिल्म देख रही हूँ। चूड़ियाँ? हिनाया ने जोश और खुशी से अपनी बहन को देखा। नहीं मेरी कमली, हर फिल्म चूड़ियाँ नहीं होती। जिनिया ने दांत पीस कर कहा। मुझे कमली ना कहना दोबारा। हिनाया ने मुंह बना लिया। गलती उसकी भी ना थी। उसने इस फिल्म के अलावा कोई फिल्म ना देखी थी और उसे पसंद भी बहुत आई थी। चंद साल पहले वो हवेली में इस फिल्म का पंजाबी गाना कमली दा ढोला गाती हुई नजर आती थी। अब्दुल बारी ने तब से उसका नाम कमली रख दिया था। उसने गाना तो छोड़ दिया, मगर इस नाम से उसकी जान अब तक न छूटी थी। हिनाया खामोशी से बैठी फ्राइज खाने लगी। वो फिल्म की कहानी में उलझती जा रही थी और इसी उलझन में वो धड़ाधड़ फ्राइज पर फ्राइज खाती जा रही थी। आगे क्या होगा आपी? क्या वो उसे छोड़कर शहर चला जाएगा? पता नहीं कमली। जैनी ने प्लेट की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर प्लेट खाली थी। उसने तीसरी बार जिनिया की तरफ खाली प्लेट बढ़ाई तो उसने गुस्से से उसे घूरा।
भूखी ना हो तो अभी बना लाए ना। उस बेचारी सी शक्ल बनाकर जिनिया को देखा तो वो खून के घूंट पीते हुए वहां से चली गई। वो फ्राइज लेकर आई तो हैरत अंगेज मंजर उसका मुंतजिर था। टीवी लाउंज की हालत ही बदल गई थी। हिनाया जोरों शोर से रोने में मसरूफ थी और उसके पास टिश्यू पेपर्स का पहाड़ पड़ा था और उसके हाथ में टिश्यू और दूसरे में दुपट्टे का पल्लू था। अब क्या हो गया कमली? जिनिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा था और उसने झट से उसके हाथ से प्लेट पकड़ ली। आपी, वो उसे छोड़कर चला गया। उसने ऐसा क्यों किया? हिनाया अपने रोते हुए पूछने लगी। कमली, पहले तो कमली कहना बंद करें। उसने गीला टिश्यू बहन की तरफ फेंका। अच्छा अच्छा, नहीं कहती अब। जिनिया उसके पास बैठते हुए टीवी बंद कर दिया। देखो, ये एक फिल्म है और इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। नहीं, बारी कहते हैं फिल्म में सच दिखाया जाता है। हिनाया ने अपनी भीगी आंखों से बहन को देखा। बारी झूठ नहीं बोलते। उसकी बात पर जिनिया ने अपना सर पीट लिया और इस वक्त वो कोसने लगी जिस वक्त उसने टीवी लगाया था। हिनाया, देखो, इस हीरो को शहर पसंद आ गया था तो वो हमेशा के लिए वहां चला गया। अब फर्ज करो। जेनी उसे समझाने के लिए अल्फाज तलाश करने लगी मगर हिनाया की सुई एक ही जगह अटक चुकी थी और बहुत ही गलत जगह अटकी थी। बारी भी तो शहर में पढ़ते हैं, अगर इन्हें भी शहर पसंद आ गया तो? इनाया की आंखों में खौफ था जिसे देखकर कुछ देर के लिए जिनिया भी घबरा गई थी। अगर बारी भी हम सबको छोड़कर चले गए तो? जिनिया को अपनी कही गई बात पर पछतावा हो रहा था। उसे सोचना चाहिए था कि वो क्या बोल रही है और किसके सामने बोल रही है। अब्दुल बारी भाई नहीं जाएंगे, वो भी तो चला गया ना। मैं बता रही हूँ ना, भाई वहां पढ़ने जाते हैं। और उसे समझाने के लिए उसके पास अल्फाज नहीं थे। आप सच कह रही हैं? हाँ बिल्कुल सच। इस बार भाई आए तो बेशक पूछ लेना। हिनाया उसके पास ज्यादा देर नहीं बैठी। उसका जहन अभी भी इसी बात में उलझा था कि शहर जाकर लोग वापस नहीं आते। अपने कमरे में आकर भी वो यही सब सोचती रही। शहर में तो सब कुछ अच्छा होता है, वहां के लोग, घर जैसे फिल्म में था। शहर में बारी को भी सब कुछ अच्छा लगता होगा। इस बार आएंगे तो मैं नहीं जाने दूंगी। इस बार मैं बारी से कह दूंगी और वो जरूर मान जाएंगे। वो बेड पर बैठी प्लानिंग कर रही थी। आज उसकी जिंदगी का वो दिन था जिस दिन का इंतजार हर लड़की को होता है। आज उसकी शादी थी। वो सजी समरी बैठी अपने शहजादे का इंतजार कर रही थी। उस शहजादे का इंतजार जिसकी कहानियां सुनते हुए वो बड़ी हुई थी, जिसके नाम के साथ उसका तारुफ करवाया जाता था खानदान की हर तकरीब में। किसी के पूछने पर उसकी खाला अपने रिश्तेदारों से बड़े मान से उसे मिलवाती। ये मेरे पुत्र की मंग है। वो मेहंदी हाथों पर सजा अपनी सहेलियों के झुरमट में बैठी थी जब चंद रोती हुई औरतें वहां आईं। वो समझ ही नहीं पाई कि शादी की शहनाई कब मातम में बदल गई। कोई इसे बताओ कि ये उजड़ गई है। औरतें बेन डाल रही थी और वो हुकों की तरह अपनी अम्मा को ढूंढ रही थी। मेरा बेटा खा गई। मुख्तलिफ आवाजों के दरमियान उसकी खाला की आवाज किसी तीर की तरह उसकी समात से टकराई। उतार, ये सब मेरे बेटे की मौत पर तो खुशियां मना रही है। वो दीवाना वार उसे पीट रही थी। उसके हाथों की मेहंदी मिटाकर वो उसके फूलों से बना जेवर भी उतार चुकी थी। हाय खा गई डाइन, मेरा बच्चा खा गई। अपना सीना पीटते वो उसे बुरा भला कह रही थी। वहां मौजूद कोई भी औरत उसे वहां से उठाने नहीं आई। शायद वो इसी लायक थी। मुख्तलिफ सोचों में घिरी वो रोती जा रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि हर वक्त उसके वारी सदके जाने वाली उसकी अपनी खाला उसके सर पर नहुसत का ठप्पा लगाएगी। अब्दुल बारी ने लैब कोट उतारकर बेड पर उछाल दिया। आज 1 साल हो गया था उसे अस्पताल में जॉब करते हुए। वो आईने के सामने खड़ा अपने बालों में उंगलियां चला रहा था। कितना अरसा बीत गया था मगर उसने गांव का चक्कर नहीं लगाया था। जिंदगी में एक ठहराव आ गया था। सब कुछ ठीक था मगर कुछ तो कमी थी। कमी? हाँ कमी है। अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। अभी एक लंबा अरसा दरकार है, बहुत लंबा अरसा। उसने अपने चेहरे को बगौर देखते हुए सोचा। उसे चेहरे पर कुछ खास नजर नहीं आया मगर कुछ अलग था उसके चेहरे में। हाँ, उसके चेहरे पर संजीदगी, एक ठहराव था, लापरवाही नहीं थी। वो लाउबालीपन जो उसकी उम्र के नौजवानों में हुआ करता था, वो अपनी उम्र से दुगनी उम्र के मर्द जैसा मिजाज रखता था। उसकी आंखों में ख्वाब थे मगर वो ख्वाब आम ख्वाब ना थे। वो ख्वाब उसने जागती आंखों से देखे थे। उसके ख्वाब उसे सोने नहीं देते थे, हमेशा बेचैन रखते थे। उसने अपना एक नाम बनाना था, अपनी अलग पहचान, ताकि लोग उसे उसके नाम से जाने। वो चाहता था लोग भूल जाएं कि उसका ताल्लुक किस खानदान से है। वो चाहता था कि वो भूल जाए कि वो किसका बेटा है। उसके बस में होता तो वो अपना माजी बदल देता, दोबारा पैदा हो जाता और एक नई शुरुआत करता। अब्दुल बारी। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने चौंक कर देखा। सामने शोएब खड़ा मुस्कुरा रहा था, उसका रूम पार्टनर, उसका जबरदस्ती का दोस्त। ऐसा नहीं था कि उसे वो पसंद ना था मगर उसकी हर चीज में टांग अड़ाने की आदत उसे जहर लगती थी। कहाँ खोए हुए हो? कहीं नहीं। ऐसे तो नई नवेली दुल्हन शीशा नहीं दिखती जितने नमाक से तुम अपने चेहरे पर गौर फिक्र कर रहे हो। शोएब के चेहरे पर मैनिखेज मुस्कुराहट थी। खैर तो है ना? कहीं अस्पताल में कोई नर्स? उसने बात अधूरी छोड़ दी। अस्तगफुरुल्लाह। उसने झुरझुरी ली। वो कैसे किसी और के बारे में सोच सकता था? वो खुद नहीं जानता था उम्र के किस हिस्से में वो खुद को कमली के नाम कर चुका था। उसमें सिर्फ कमली का हक था। देखो, मैं शक ना करूं तो क्या करूं, फिर किस सोच में गुम हो गए। इतनी सोचे तो मुल्क के वजीर आजम को नहीं होंगी जितनी सोचे तुम्हें है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम सुनो, आज तुम्हारी ड्यूटी नहीं है।
वहीं से आ रहा था तो रास्ते में किसी ने ये पकड़ा दिया। शुएब ने उसकी तरफ पार्सल बढ़ाया। तुम्हारा है। अब्दुल बारी ने उसके हाथ से पार्सल पकड़ा और अपने बेड की तरफ आ गया। उसने कुछ दिन पहले ही ऑर्डर दिया था। वो जानता था कुछ दिन बाद कमली की सालगिरह थी, इसलिए उसने एक अदद स्मार्टफोन खरीदा था। मगर वो शुएब के सामने पार्सल खोलने की गलती नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके बाद एक लंबी लिस्ट सवाल जवाब की उसके सामने रख दी जाती। इसीलिए पार्सल अपने पास ही रखकर वो चादर ओढ़कर लेट गया और उसके जाने का इंतजार करने लगा। शुएब के जाने के बाद वो बेड पर बैठकर पार्सल खोलने लगा। उसमें खूबसूरत ब्लैक कलर का मोबाइल था। उसने मोबाइल में सिम डाली और उसकी सेटिंग करने लगा। अपना नंबर उसने बारी के नाम से सेव कर लिया। कुछ दिन और अब्दुल बारी ने सर दीवार के साथ टिका दिया और आंखें मूंद ली। उसके होंठों पर दिलनशी मुस्कुराहट रक्सा थी। कमली से मिलने के तसव्वुर ने ही उसे सुकून बख्श दिया था। हवेली में एक कमली का ही वजूद था जिसमें जान थी, बाकी सब तो कठपुतलियां थी। कमली के वजूद से ही तो आज वो जिंदा था। वो उसके अंदर सांस लेती थी, वरना अपने खानदान की असलियत जानने के बाद वो मर जाता। हाँ, अब्दुल बारी 8 साल की उम्र में ही मर गया था। अब जो था वो बारी था, कमली का बारी। बारी बारी हिनाया आवाजें देती किचन से बाहर निकली। ड्राइंग रूम में अम्मा साईं, ज़हरा भी और जिनिया उसके मुंतजिर थी। वो जानती थी कि अब्दुल बारी यहाँ नहीं है, मगर फिर भी हमेशा की तरह वो उसे आवाजें दे रही थी। फिर कुछ याद आने पर आदतन सर पर हाथ मारा। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। कुछ याद आने पर वो किचन में वापस गई। सामने सोफों पर बैठी खवातीन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हमें नहीं लगता हमारी कमली को कभी अकल आने वाली है। जिनिया ने सर दाएं बाएं हिलाया। उसके सामने कमली ना कह बैठना, अम्मा साईं ने तंबीह करने वाले अंदाज में कहा। तो केक लेकर आती हिनाया ने अपनी आंखें मीचकर बहन को देखा। खबरदार, जो आपने रंग में भंग डालने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बारी नहीं आए, हिनाया ने केक टेबल पर रखते हुए कहा। कितनी दफा कहा है हिनाया बेटा, बारी ना कहा करें। ज़हरा बी ने बेटी को समझाने की नाकाम कोशिश की, क्योंकि वो घर में किसी की सुनती ही ना थी। माँ जी, जब बारी मुझे कमली कहते हैं तब तो कोई कुछ नहीं कहता, जबकि मैं कह चुकी हूँ कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ और समझदार भी, तो मुझे कमली ना कहा जाए। मगर नहीं, कोई सुनता ही नहीं। नजर आ रहा है कितनी बड़ी हो गई हो। ज़हरा बी ने तासुब से अपनी साहबजादी को देखा, जो उनकी बात नजरअंदाज करके वहां से चली गई थी। कहने को तो आज वो 18 बरस की हो गई थी, मगर उसकी अकल घुटनों में थी। अम्मा साईं, ये लड़की मेरी कोई बात नहीं मानती। मैं समझा समझा कर थक गई हूँ, मगर ये इतनी ढीठ है, इतनी जिद्दी कि मैं क्या बताऊं आपको। ज़हरा बी की बात पर अम्मा साईं के चेहरे पर अफसरदा सी मुस्कुराहट आ ठहरी। इसे जिद्दी बनाने के पीछे हाथ भी तो भाई का है। उसकी हर बात मान जाते हैं। एक हमारी किस्मत है, हक हा। जिनिया ने ठंडी आह भरी। ऐसा नहीं था कि अब्दुल समद उसकी बात नहीं मानते थे। वो अपने बाबा साईं की परछाई थे, इसीलिए संजीदा मिजाज रखते थे। क्या बुराई है तुम्हारी किस्मत में? ज़हरा भी उसकी बात सुनकर भड़क उठी, मगर अम्मा साईं के एहतराम में उसे कुछ कह ना पाई, वरना उनका बस चलता जूता उतार कर उसको अभी सीधा कर देती। कुछ नहीं, जिनिया ने मुंह बनाकर जवाब दिया। क्या हुआ अम्मा साईं? ज़हरा बी ने अम्मा साईं की तरफ देखा, जिनके चेहरे का रंग मान पड़ चुका था, जैसे वो सदियों से यहाँ बैठी हों। जितनी मोहब्बत हम फातिमा से करते थे, इस मोहब्बत का एक हिस्सा भी हम हिनाया फातिमा को नहीं दे पा रहे। मैं जब भी उसे देखती हूँ, हमारे चेहरे के सामने फातिमा आ जाती है। दोनों के चेहरों में जमीन आसमान का फर्क है। मगर अम्मा साईं ने नम आंखों से अपनी बहू को देखा। उसकी मौत को आज 18 साल हो गए हैं। आपको कहा भी था नहीं मनाते सालगिरह, मगर आप हर साल बैठ जाती हैं। ना आप भूलती हैं, ना ही अब्दुल बारी किसी को भूलने देता है। हमारी बेटी की गलती इतनी बड़ी तो ना थी जो उसे मौत की सजा सुना दी गई। अम्मा साईं हमेशा की तरह आज अपनी इकलौती बेटी का सोग मना रही थी, जो इस हवेली की रवायात की भेंट चढ़ा दी गई थी। जिस दिन हिनाया पैदा हुई, उस दिन ही हवेली में सफे मातम बिछ गया था। हवेली के दरोबाम ने हैरत से बाबा साईं को देखा, जिनके चेहरे पर बेटी की मौत की खबर सुनकर एक शिकन भी नहीं आई थी। जबकि अम्मा साईं की हालत ऐसी थी कि काटो तो खून नहीं। उन्होंने अपनी इस बेटी को खो दिया था, जिसको हजारों मन्नतों मरादों के बाद पाया था, जो पूरे खानदान भर की लाडली थी, जिसकी आंख का एक आंसू टपकने से पहले उसके भाई इस चीज को जड़ से उखाड़ फेंकते थे, जिसकी वजह से उनकी बहन की आंख में आंसू आया हो। मगर इस बार उसको दुख पहुंचाने वाला शख्स उसका सगा बाप था और मौत की खबर लाने वाला उसका बड़ा भाई। ज़हरा बी ने बड़ी मुश्किल से अम्मा साईं को संभाला था। अब्दुल बारी, जिसे अपनी फुप्पो से बेइंतहा मोहब्बत थी, वो भागता हुआ आया था और झूले में पड़ी नन्ही सी बच्ची को उठाकर ले गया था। मैं इसको नहीं दूंगा, वरना आप सब इसको भी मार देंगे। मैं किसी को नहीं दूंगा। और 8 साला अब्दुल बारी हिनाया को घर से बाहर ले गया। उसकी आंखों में खौफ था। वो इस वक्त बच्चा था, मगर घर के हालात उससे छुपे हुए ना थे। वो अपनी अजीज जान फुप्पो को खो बैठा था। उसे अपनी फुप्पो से बेइंतहा मोहब्बत थी और अब उसे इस बात का डर था कि कहीं वो इस नन्ही परी को ना मार दे। वो उसे सबसे बचा लेना चाहता था। उसका हर फैसला वो करेगा, उसे हमेशा खुश रखने का अहद वो 8 साल की उम्र में कर चुका था। अब्दुल बारी ने उसका नाम हिनाया रखा था, जबकि अम्मा साईं उसे फातिमा कहती थी। इस वाक़े के बाद अब्दुल बारी ने
अम्मा साईं के साथ ज्यादा वक्त गुजारना शुरू कर दिया। वो अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी दादी के आंसू पहुंचता और उनका गम बांटता। हवेली में वो वाहिद लोग थे जो फातिमा को नहीं भूले थे और ना ही किसी को भूलने देते थे। जैसे जैसे अब्दुल बारी बड़ा होता गया, हवेली में बाबा साईं का बनाया हुआ हर असूल तोड़ता गया। इन्हें लड़कियों का तालीम हासिल करना पसंद ना था और फातिमा वाले वाकये के बाद तो उन्होंने साफ अल्फाज में कह दिया था कि हिनाया और जिनिया में से कोई भी हवेली से बाहर नहीं जाएगा। जिनिया की बात और थी, मगर हिनाया को अब्दुल बारी ने प्राइवेट मैट्रिक तक तालीम दिलवा दी थी। आहिस्ता आहिस्ता बाबा साईं ने अब्दुल बारी की मुखालफत करना बंद कर दी थी। अम्मा साईं, अल्लाह को यही मंजूर था। ज़हरा बी ने उनके कंधे पर हाथ रखा तो वो अपने माजी के दरीचे बंद कर आई थी। क्या अल्लाह यही चाहते थे कि हमारी मासूम सी बच्ची को यूं मार दिया जाए कि उसका आखिरी दीदार भी हमें नसीब ना हो? हम सगीर को कभी माफ नहीं करेंगे, चाहे उसकी सजा में अल्लाह हमें मौत ना दे। सारी उम्र हम तड़पते रहें, मगर हम अपनी बेटी के कातिल को माफ नहीं करेंगे। अम्मा साईं ने चादर से अपने आंसू पोंछे। जब से सगीर हमदानी ने इन्हें इनकी बेटी की मौत की खबर सुनाई थी, उन्होंने उसे बुलाना छोड़ दिया था। अगर वो सामने आ जाते तो वो अपना रुख दूसरी तरफ मोड़ लेती। हवेली दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी। एक हिस्सा जो कि किस वक्त में जनान खाना हुआ करता था, अब अम्मा साईं अपने छोटे बेटे और बहू ज़हरा बी के साथ इसी हिस्से में रहती थी, जबकि सगीर हमदानी अपने दो बेटों के साथ दूसरे हिस्से में रहते थे। अम्मा साईं का बूढ़ा वजूद सर्द जंग लड़ लड़ कर थक चुका था, मगर बाबा साईं ने अपनी बीवी की तरफ मुड़कर भी ना देखा था। उनके लिए उनकी रवायात ज्यादा जरूरी थी। वो अपने असूलों पर कायम थे और अपने किसी भी फैसले पर शर्मिंदा ना थे। वो फर्श पर अम्मा साईं के कदमों में बैठी थी। वजूद सफेद चादर में छुपा हुआ था और वो उनकी गोद में सर रखे रो रही थी। उसकी जिंदगी में अब आंसुओं के सिवा कुछ भी नहीं था। अम्मा साईं अपनी जवान बेटी की हालत पर अफसोस के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। अम्मा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? फातिमा के सर को सहलाते हाथ रुक गए। ये तो वो खुद नहीं जानती थी। उनकी बेटी के सामने पूरी जिंदगी थी जिसे उसने सोग की चादर ओढ़कर गुजारनी थी। सब कहते हैं मैं मनहूस हूँ, कोई मुझसे बात नहीं करता। फातिमा को अपनी सहेलियों के बदलते रवैये ने परेशान किया था, मगर वो नहीं जानती थी अभी तो उसे अपने असल गम का अंदाजा ही नहीं। तुम्हें किसी की जरूरत क्यों है? ज़हरा बी कमरे में दाखिल हुई थी। उसकी गोद में एक साला अब्दुल बारी था। ये है ना तुम्हारा खिलौना, तुम इससे दोस्ती कर लो, कोई तुम्हें इससे दूर नहीं करेगा। रोती हुई फातिमा ने अब्दुल बारी को जब अपनी गोद में लिया, उसे वाकई एक खिलौना मिल गया था। बारी उसके लिए एक कुल वक्ती सहेली थी। वो सारा सारा दिन उसे लिए घूमती रहती। जिस उम्र में लड़कियां ख्वाब देखना शुरू करती हैं, इस उम्र में वो एक माँ की तरह बारी का ख्याल रख रही थी। अम्मा साईं उसे देख देख कर खून के आंसू रोती। इन्हें कहाँ मालूम था जिस बेटी के लिए उन्होंने इतनी मन्नतें मांगी थी, उसका ये वक्त भी देखना पड़ेगा। अम्मा साईं चाहती थी कि वो मजीद पढ़े, एक कामयाब इंसान बने। जब कभी उसके सर पर माँ बाप का साया ना रहे तो वो अपना सहारा खुद बन जाए। फातिमा बारी की जिम्मेदारी के साथ साथ 12 जमातें भी पढ़ चुकी थी, मगर अम्मा साईं की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। फातिमा उनके लिए चलता फिरता रोग थी। सिर्फ अब भाई के बच्चे संभालेगी, उसका अपना घर नहीं होगा और ना ही कोई जिंदगी। ये सोच इन्हें दिन रात परेशान रखती थी और इस सोच ने इन्हें बाबा साईं के हजूर झोली फैलाने पर मजबूर कर दिया। साईं, अपने शौहर के सामने वो किसी साइल की तरह हाजिर थी जो अपनी खुशियों की भीख मांग रहा हो। मैं ये नहीं कर सकता, ऐसा मत कहें। मैं नहीं चाहती कि वो अपनी बाकी जिंदगी दूसरों के टुकड़ों पर गुजार दे। उसे इस काबिल बना दें कि वो किसी सहारे के बगैर जिंदगी गुजार सके। उसे जितना पढ़ा दिया उतना बहुत है, सख्त अल्फाज में कहते हुए वो अपनी निशस्त से उठ खड़े हुए। अम्मा साईं ने आगे बढ़कर उनका रास्ता रोक दिया। बाप बनकर सोचे, साईं, मैं मर जाऊंगी, आप भी नहीं रहेंगे कब तक? आखिर कब तक कोई किसी का बोझ उठाता है? सब अपनी जिंदगी में मगन हो जाएंगे। आज वो अब्दुल बारी को संभाल रही है, कल को उसके बच्चों को संभालेगी। तो क्या चाहती हैं आप? मैं अपने असूल बदल दूं, अपने सर में खाक डाल लूं? अम्मा साईं खामोश हो गई। मैं बाप हूँ, इकलौती बेटी का दुख मुझे भी है, मगर मैं दुनिया से डरता हूँ। मेरे कंधों पर पूरे गांव की जिम्मेदारी है। फातिमा की जरा सी गलती, बाबा साईं की दूर अंदेशी इन्हें कोई फैसला नहीं करने दे रही थी। बाबा साईं, फातिमा की जिम्मेदारी मेरी है। सगीर हमदानी भी अपनी बहन के हक में आगे बढ़े थे। वो जो अम्मा साईं को वापस लेने आए थे, बाप की बात सुनकर बोल पड़े, अगर कोई गलती हुई तो अपनी बंदूक की गोली से मैं फातिमा को उसकी गलती समेत खत्म कर दूंगा। सगीर हमदानी बहन की मान और गरूर में अल्फाज अदा कर बैठे थे, मगर वो नहीं जानते थे कि उनके लिए फातिमा की तालीम का ख्वाब बहुत महंगा पड़ने वाला था। इन्हें अपने अदा किए गए एक एक लफ्ज पर अमल करना पड़ेगा। अब्दुल बारी अलमारी के दोनों पट खुले खड़ा था। वो अपने कपड़े पैक कर रहा था। कल सुबह उसने हॉस्टल पहुंचना था। इसका ज्यादा वक्त हॉस्टल में ही गुजरता था। वैसे भी हवेली में उसका दम घुटता था। उसे हवेली के दरो बाम से खून टपकता हुआ दिखाई देता। ना जाने कितने लोगों की कुर्बानी के बाद बाबा साईं ने ये मुकाम हासिल किया था। जब तक वो छोटा था उसने कभी इन सब बातों के बारे में नहीं सोचा था, मगर जैसे जैसे उसने शऊर की दहलीज पर कदम रखे थे, उस पर बहुत सी हकीकतें खुल गई थी। क्योंकि गांव के सब लोग बाबा साईं के सामने सर झुकाकर चलते हैं।
गांव के लोगों के लिए बाबा साईं एक पीर की हैसियत रखते थे। लोगों की अकीदत से झुके सरों को एहसानात के बोझ ने मजीद झुका दिया था। गांव में बाबा साईं की इजाजत के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता था। सब लोग बाबा साईं को मानते थे, गांव का हर फैसला वो करते थे। मगर हवेली के मामलात अब बाबा साईं के हाथों में नहीं थे। बाबा साईं ऐसी रियासत पर राज कर रहे थे जिस पर में गुलामों के सिवा कुछ न था। बाबा साईं, आप करें जो आपको करना है और मैं वो करूंगा जो मैं चाहता हूं, उसने खुद कलामी वाले अंदाज में कहा। उसके लहजे में चट्टानों जैसी मजबूती थी। उसके हाथ में होता तो वो कभी इस हवेली का रुख न करता, मगर अम्मा साईं का बूढ़ा वजूद और कमली की मोहब्बत उसे खींच लाती थी। कुछ दिन में उसकी हाउस जॉब शुरू हो रही थी और जैसे ही वो शहर में अपने कदम जमा लेगा, वो कमली और अम्मा साईं को अपनी साथ ले जाएगा। कपड़े बैग में डालते हुए वो आने वाले वक्त के बारे में सोचने लगा। बारी, आपको कितनी दफा कहा है कभी बुलाए बगैर भी आ जाया करें, मगर नहीं, जब तक मैं ना आऊं मजाल है जो आप एक कदम भी कमरे से बाहर निकाल लें। कमली ने कमरे में आते ही बोलना शुरू कर दिया। मुझे नहीं मालूम इस कमरे में रखा क्या है। डार्क कलर के कपड़ों में उसकी रंगत मजीद दमक रही थी। उसने हमरंग दुपट्टा सर के गिर्द लपेटा हुआ था। बारी ने मुस्कुराकर उसे देखा, जो चेहरे पर नाराजगी सजाए खड़ी थी। आप पैकिंग क्यों कर रहे हैं? हैरानी से उसकी बड़ी बड़ी आंखें मजीद खुल गईं। मुझे जाना है कमली। बैग की जिप बंद करके वो उसके मुकाबिल आ खड़ा हुआ। ये कैसे हो सकता है? बेयकीनी ही बेयकीनी थी। बच्चों वाली बातें ना करो बारी, आप बहुत बदल गए हैं। आंखों में नमी लिए वो कह रही थी और अब हैरान होने की बारी अब्दुल बारी की थी। फिर कमरे में एक कहका बुलंद हुआ, मैं जब भी आता हूँ एक नई कमली मेरे सामने होती है। तुम ये सब बातें सीख कहाँ से रही हो? उसकी बात पर हिनाया की आंखों में ठहरे आंसुओं ने फरार का रास्ता तलाश कर लिया था और छम छम 1 2 3 सफेद मोतियों ने अपना असर छोड़ दिया था। अब तुमने रोना क्यों शुरू कर दिया? बारी के हाथ पांव फूल चुके थे। हिनाया की आंख में आंसू उससे कम बर्दाश्त होते थे। उसने उसे बेड पर बिठाया और टेबल पर पड़ा। पानी का ग्लास उसे थमा दिया। हिनाया पानी पी लिया और वो जेब से रुमाल निकालने ही वाला था कि हमेशा की तरह वो अपने दुपट्टे से आंसू साफ करने लगी। आप बहुत बुरे हैं, मेरी हर बात का मजाक उड़ाते हैं। आज मेरी सालगिरह है मगर नहीं, आपने आज भी मुझे रुलाया। पहले आप मेरी हर बात मानते थे, मैं बुलाती थी आप आ जाते थे, मैं जो कहती थी कोई सवाल किए बगैर मान जाते, मगर अब। हिनाया ने अपनी पलकें उठाई और सामने बैठे अब्दुल बारी को देखा, जबकि बारी सांस लेना भूल चुका था। उसे नहीं मालूम था कि उसकी कमली को उससे इतनी शिकायत थी। अब आप पहले जैसे नहीं रहे, अब आपको शहर की हवा लग गई है। आपको अब कहाँ मैं अच्छी लगती हूँ? मैं तो कमली हूँ, झल्ली हूँ। शहर में तो समझदार लड़कियां होंगी। जाएं, चले जाएं, 2 दिन के लिए भी ना आया करें। यहाँ मैं एक दिन गिन गिन कर काटती हूँ। जानते हैं आप कितने दिन बाद आए हैं? हिनाया बेड से उठी। 8 महीने और 10 दिन बाद। हिनाया ने दोनों हाथों को उसके सामने किया। कितने दिन से मैं इंतजार कर रही थी कि बारी आएंगे, हम लोग इतनी ज्यादा बातें करेंगे, मगर नहीं, आपकी तो पढ़ाइयां ही खत्म नहीं हो रही और अब आप कहेंगे डॉक्टरी आसान थोड़ी है। हाँ, मैं तो जाहिल हूं ना, मैं कहाँ समझूंगी। कमली, मेरी बात समझने की कोशिश करो। बारी ने उसे समझाने की कोशिश की, मगर हिनाया वहां रुकी नहीं, वहां से चली गई और अब्दुल बारी भी उसके पीछे पीछे बाहर आया। मगर उसके पहुंचने से पहले ही हिनाया ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। कमली, मेरी बात तो सुनो। अब्दुल बारी ने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से हिनाया ने चिल्लाकर कहा, बारी, मुझे परेशान ना करें। अब्दुल बारी को समझ नहीं आ रही थी कि कमली को अचानक हो क्या गया है। क्या हुआ बेटा? अम्मा साईं जोहराबी का हाथ थामे उसके पास आई। पता नहीं अम्मा साईं, क्या आपसे कमली ने कुछ कहा था? उसने अपने माथे को छुआ। नहीं, यहाँ से तो बड़ी खुश खुश गई थी, तुमने तो कुछ नहीं कह दिया मेरी बच्ची को? नहीं अम्मा साईं, आप चले मेरे साथ, आप थक जाएंगी। वो उन्हें सहारा देते हुए वापस सोफे तक ले आया। उनके चेहरे पर परेशानी देखकर वो वहीं उनके कदमों में बैठ गया और उनके हाथों को अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया। कमली नाराज हो गई है कि मैं कल वापस शहर जा रहा हूँ। पता नहीं किसने उसे। अब्दुल बारी ने गर्दन मोड़कर ज़ोहरा बी के साथ खड़ी जिनिया को देखा, फिर खड़ा हो गया। उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए उसने अपने चेहरे के तासरात हर मुमकिन हद तक नॉर्मल रखने की कोशिश की। कमली को आपने शहर के बारे में क्या कहा है? उसके अचानक सवाल पर जिनिया ने सर झुका लिया। उसके दोनों हाथों में पसीना आ गया। भाई, जिनिया ने थूक निकला, मैं तो बस टीवी देख रही थी। तो हिनाया ने पूछा, तो मेरा वो मकसद नहीं था। जो भी मकसद था आपका, अब कमली टीवी नहीं देखेगी और आप सबसे गुजारिश है कि उसे कमली ही रहने दें। समझदार करने की कोशिश ना करें। अब्दुल बारी ने एक जुमले में ही अपनी बात कर दी और वहां से चला गया, जबकि जिनिया ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। ज़ोहरा बी ने बंद कमरे की जानिब देखा, फिर जिनिया की तरफ। मैं अपनी दोनों बेटियों का क्या करूं? दोनों ही अकल से माजूर हैं। उन्होंने ठंडी सांस खारिज की। फुफो, बारी फातिमा को देखकर खुशी से चिल्लाया। शलवार कमीज पहने वो अपने छोटे छोटे कदम उठाता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था। आप कहाँ थी बारी, मेरी जान? फातिमा ने आगे बढ़कर अब्दुल बारी को गोद में उठा लिया। उसे प्यार करते उसकी आंखें भीग गई। आज इतने माह बाद उसने बारी को अपनी आगोश में लिया था। फुफो ने भी आपको बहुत याद किया। आप कहाँ चली गई थी? बारी का नन्हा जहन इसी सवाल पर अटका था। आप मुझे नजर नहीं आती थी। मैं इतना रोता था, इतना ज्यादा।
बारी ने दोनों हाथ फैलाकर बताया। फातिमा उसे लेकर अपने बिस्तर की तरफ चल दी। सुबह जब उसकी वापसी हुई तो बारी स्कूल गया हुआ था और अब्बू तैयार होकर उसके पास आ गया था। मैं भी बहुत रोती थी। फातिमा का चेहरा मुरझा गया, मगर कुछ ही देर बाद उसके चेहरे की रौनक वापस लौट आई। मैं शहर पढ़ने चली गई थी। शहर? वो क्या होता है शहर? फातिमा सोच में डूब गई। वो मुनासिब अल्फाज ढूंढ रही थी और बारी पूरे वजूद के साथ अपनी फूफो का मुंतजिर था। शहर मतलब हवेली के बाहर, इस गांव से दूर, बहुत दूर, एक अलग दुनिया है। इस दुनिया के लोग हमारे जैसे नहीं हैं। फातिमा के चेहरे पर दुख और तकलीफ के असरात नुमायां थे। शहर जाने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि जिंदगी कहते किसे हैं और जिंदा दिली किस चीज का नाम है। वहां के लोग, उनकी बातें और उनकी सोच कुछ भी तो हम जैसा नहीं है। फातिमा अपनी ही रो में बोलती जा रही थी, ये समझे बगैर कि उसके सामने बैठा बारी अब बातों को याद रखने और समझने की सलाहियत रखता है। वो अब बारी वो नहीं रहा जो उसकी बातें सुने और कहानी के हर मोड़ पर ताली बजाकर उसकी हौसला अफजाई करे। अब तो वो बातें सुनकर अपने जहन में उठने वाले सवालों को जुबान तक ले आता था। तुम्हें याद है, मैं तुम्हें कहानी सुनाया करती थी कि एक शहजादी थी जो सब कुछ छोड़कर चली जाती है, दूर आसमान में अपना नया घर बनाती है। बारी ने जल्दी से गर्दन हिलाकर फातिमा को जवाब दिया। शहर मेरे लिए आसमां है, मगर मैं उस शहजादी की तरह जमीन पर वापस नहीं आऊंगी। मेरा यहाँ दम घुटता है, तो मैं क्या करूंगा? बारी फातिमा के जाने का सुनकर परेशान हो गया। जब मैं पढ़ जाऊंगी तो जॉब करूंगी, अपना घर बनाऊंगी, फिर मैं अपने बारी को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगी। फातिमा ने अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया था। मेरी दोस्त कहती है कि फातिमा, तुम्हारा दिल तो मुर्दा हो चुका है, इसमें तो जिंदा रहने की कोई ख्वाहिश ही बाकी नहीं। वो नहीं जानती मैं भी जिंदा रहना चाहती हूँ। हर इंसान की तरह मेरी भी ख्वाहिशात हैं। मैं भी रोज कहीं दूर दिल की गहराइयों में छुपे ख्वाब निकाल कर देखती हूँ। हसरत से सोचती हूँ कि काश कभी ऐसी नींद आए जिसे उठने के बाद मेरे सब ख्वाबों की ताबीर मेरे सरहाने पड़ी हो। फातिमा की सोच उसे बहुत दूर ले गई थी। जहन के पर्दे पर एक तस्वीर बनने लगी थी। उसके सब ख्वाबों की ताबीर एक वजूद की शक्ल धार चुकी थी। मैं जानती हूँ अगर मैंने इन ख्वाबों को देखने की जुर्रत कर ली तो मेरी आंखें मेरे वजूद से निकालकर दूर फेंक दी जाएंगी, और कभी जो मेरे वजूद ने बढ़कर उन्हें सीने से लगाना चाहा तो इस वजूद को खत्म करने में देर नहीं लगाई जाएगी। कौन खत्म करेगा? बारी, जो बहुत गौर से सब सुन रहा था, उसकी समझ में यही आया था। ये सब मुझे मारना चाहते हैं, मेरे अंदर जिंदा इंसान को। ये सब। फातिमा जब्त की इंतहाओं पर थी। उसकी सिसकियां कमरे में गूंजने लगीं। इतने माह उसके अंदर जो गुबार जमा था वो निकल रहा था। मैं किसी को मारने नहीं दूंगा। बारी अब बड़ा हो गया है। मैं हमेशा आपको बचाऊंगा। आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। बारी छोटे छोटे हाथों से उसको थामे खुद भी रो रहा था। वो नहीं जानता था उसकी फूफो को क्या हो गया है, और वो नहीं जानता था ख्वाहिशात की तकमील के लिए फातिमा ने जो रास्ता चुना था उसका अंजाम बहुत भयानक था। अपनों से बगावत करके वो क्या हासिल करना चाहती थी वो नहीं जानती थी। कोई तो हो जो तसल्लियों के हरूफ देकर रगों में बहती अजियतों का गरूर तोड़े। बारी ने बड़ा सा दलान पार किया ही था कि सगीर हमदानी से उसका सामना हो गया। वो बाप को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करता हुआ पास से गुजरना चाहता था, मगर ये कैसे हो सकता था कि इस हवेली में उसकी कोई ख्वाहिश पूरी हो जाती। अब्दुल बारी, सगीर हमदानी ने उसे पुकारा तो वो भी दिल को कड़ा करता उनकी तरफ मुतवज्जो हुआ। कभी बाप को भी शक्ल दिखा दिया करो, तुम्हें देखे बगैर सालों गुजर जाते हैं। एक लंबे अरसे के बाद उन्होंने अपने जवान बेटे को देखा तो उनकी मोहब्बत जोश मारने लगी। उनके लहजे में जितनी मोहब्बत थी, सामने वाले के अंदाज में उतनी ही बेजारी थी। आपने किसी को शक्ल दिखाने के काबिल ही कहाँ छोड़ा है। मैं जितनी दुआएं मांगता हूँ कि अल्लाह मेरा सामना आपसे ना करवाएं, मगर नहीं, अल्लाह को ना जाने मेरा सब्र आजमाने में इतना लुत्फ क्यों आता है। क्यों बार बार आपका सामना करवाकर अल्लाह मेरे जख्म हरे कर देते हैं। मैं जितना आपसे दूर भागता हूँ आप उतना ही मेरे पीछे पड़ जाते हैं। क्या चाहते हैं आप? ये जो मैं चंद दिन के लिए आता हूँ, क्या मैं ये भी ना आया करूँ? हर बार की तरह बाप की उसकी तरफ बढ़ाए हुए एक कदम के बदले वो 4 कदम दूर हो गया था। मोहब्बत भरे लहजे पर अब्दुल बारी पंजे झाड़कर उनके पीछे पड़ गया था, और सामने खड़े सगीर हमदानी यही तो चाहते थे। जली कटी सुनाने के लिए ही सही, मगर अब्दुल बारी ने इन्हें मुखातिब तो किया। मैंने कब कहा कि तुम ना आओ? मैं तो चाहता हूँ कि तुम यही रहो हवेली में। बेटा, ये तुम्हारा ही घर है। मत कहे मुझे बेटा, अब्दुल बारी ने जहर खान लहजे में कहा। आपका बेटा आज से 18 साल पहले ही मर गया था, जब आपने अपने हाथों को खून से रंगा था। मैं उसी दिन मर गया था। आपने अपनी बहन को नहीं, मुझे कत्ल किया है, समझे आप? जब्त के मारे अब्दुल बारी का चेहरा सुर्ख पड़ गया। उसके अंदर की आग फिर भड़क उठी थी। तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा बाप अपनी सगी बहन को कत्ल कर सकता है? तो चले, अभी चलते हैं बाबा साईं के पास और उनके सामने खड़े होकर कहें कि आपने फुफ्फो का कत्ल नहीं किया। उसने तो मुस्कुराना अंदाज में कहा। फुफ्फो को ले आए घर, कब तक अपने गुनाहों से बचते फिरेंगे? नहीं किया है उसने कोई कत्ल। बाबा साईं मर्दान खाने से बरामद हुए थे। एक ना शुद्ध दो शुद्ध। अब्दुल बारी बुलंद आवाज में बुड़बुड़ाया। मेरे बेटे ने इस हवेली की इज्जत बचाई है, वरना जिस कमजात का तुम सोग मनाते फिर रहे हो उसने तो इज्जत की धज्जियां उड़ा के रखनी थी। मैं पूछता हूँ, कौन सा गुनाह कर दिया है हम बाप बेटे ने जो तुम्हारे इल्जामात ही खत्म नहीं हो रहे? ये जो तुम उड़ते फिर रहे हो ना अब्दुल बारी, सगीर हमदानी,
बाबा साईं ने उसका नाम पुकारा तो उसने उनकी तरफ देखा। काले ढीले ढाले लिबास में हाथ में लाठी पकड़े वो उसकी तरफ बढ़े। इस नाम के बगैर तुम्हारी कीमत एक पैसे की भी नहीं है। आज जो चंद किताबें तुम पढ़कर हमारे सामने खड़े हो ना, ये भी हमारी बदौलत है। हमारे बगैर तुम्हारी हैसियत ही क्या है। आज अगर हम अपना हाथ हटा लें तो तुम्हारे मिजाज ठिकाने लग जाएंगे। आप किस इज्जत की बात कर रहे हैं? वो इज्जत जो आपने मासूम जानों के खून से खरीदी है। अब्दुल बारी ने अपनी सुर्ख अंगारा आंखें बाबा साईं के झुर्रियों ज़दा चेहरे पर गाड़ दी। मासूम नहीं थी वो। जो लड़कियां अपने बाप की इज्जतों के जनाजे निकाला करती हैं वो मासूम नहीं होती। और जो बाप भाई बेटियों की खुशियों के जनाजे निकालते हैं अपनी झूठी शान कायम रखने के लिए, किसी का बसा बसाया घर उजाड़ देते हैं अपनी नाक ऊंची रखने की खातिर, बेटियों के सर काट देते हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है बाबा साईं? क्या कसूर था उनका? मोहब्बत ही तो करती थी। मोहब्बत इतना बड़ा जुर्म तो ना था कि उन्हें सजाए मौत सुना दी जाती। अगर आप इस वक्त एक तरफा सोचकर एक साइड पर रखकर सोचते जिस दौराहे पर आपने इन्हें ला खड़ा किया था, इन्हें इंतहाई कदम उठाने पर आपने मजबूर किया। ये कैसे असूल हैं जो एक लड़की से उसकी खुशियां छीन लेते हैं, और अगर वो अपना हक मांग ले तो क्या उससे जीने का हक भी छीन लिया जाता है? वाह बाबा साईं वाह। अब्दुल बारी ने दोनों हाथों से ताली बजाई, फिर बाबा साईं की तरफ इशारा किया। मैं आज अपनी फुफ्फो के गुनाह गिनवाता हूँ। घर से भाग गई थी तो मजबूर भी तो आपने किया था, छुप कर निकाह कर लिया था। आपने ये कदम उठाने के सिवा कोई चारा नहीं छोड़ा था। आपने उनकी मंगनी कर दी, ठीक किया। वो भी खुश थी। वो बदकिरदार उस वक्त होती जब वो किसी के नाम के साथ मंसूब रहते हुए किसी और का ख्याल दिल में लाती। जिसके नाम से फूफो मंसूब थी वो मर गया, उसमें भी उनका ही कसूर था। चलिए ये बात भी मान लेते हैं, फिर उसकी सजा में वो सारी उम्र एक ही नाम पर बैठी रहती। दुनिया की कौन सी किताब में ये कानून लिखा है? अब्दुल बारी जुबान संभाल कर बात करो। ये मत भूलो के सामने बाबा साईं खड़े हैं। सगीर हमदानी ने अपनी औलाद की तरफ तासुफ भरी नजरों से देखा। अगर इन्हें जरा सी भी भनक पड़ जाती कि बाबा साईं यहाँ आ जाएंगे तो वो कभी भी अब्दुल बारी को मुखातिब ना करते। वो जानते थे अब्दुल बारी के अंदर 18 साल से एक आग जल रही है और आज उन्होंने इस आग को भड़का दिया था। बाबा साईं अब्दुल बारी के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट थी। मैं इनका लिहाज करूं जिनको लिहाज का मतलब भी नहीं आता। तुम्हारी नजर में जो इस कमजात ने किया वो ठीक था? बाबा साईं उसके मुकाबिल खड़े उससे पूछ रहे थे। बिल्कुल ठीक किया था, अब्दुल बारी ने उनकी आंखों में देखकर कहा, फिर अपने बाप की तरफ देखा। ये जो मैं कभी हवेली का चक्कर लगा लेता हूँ ना, कोशिश किया करें कि आप लोगों से मेरा सामना ना हो। जब जब मैं आपको देखता हूँ मेरा खून खौलने लगता है कि मैं एक कातिल का बेटा हूँ। मेरा ताल्लुक ऐसे खानदान से है जिनके हाथ किसी मासूम के खून से रंगे हुए हैं। तो तोड़ लो सारे रिश्ते। बाबा साईं भी जानते थे कि उनके पोते की दुखती रग कौन सी है। क्यों आते हो यहाँ अम्मा साईं के लिए? अगर उनका वजूद ना होता तो शायद मैं कभी हवेली में कदम भी ना रखता। और ये जो आप कहते फिर रहे हैं ना, मेरे नाम के बगैर तुम्हारी हैसियत एक पैसे की भी नहीं, तो जनाब पूछें अपने बेटे से। जो पैसे मेरी तालीम पर खर्च हुआ है मैंने इन्हें पैसा वापस करना भी शुरू कर दिया है। अब्दुल बारी ने तायराना निगाह दोनों पर डाली और वहां से चला गया। तुमसे बालक भर का लड़का संभाला नहीं जा रहा। बाबा साईं ने मलामत भरी नजरों से अपनी बड़ी औलाद को देखा। सगीर साहब ने लंबा सांस खारिज किया। वो जानते थे अब्दुल बारी भी बाबा साईं का ही पोता है। उनकी तरह उसने भी सर झुकाना नहीं सीखा। हिनाया कमरे में अंधेरा किए बैठी थी। गुप्त अंधेरे में वो आंखें पूरी खोले किसी गैर मरई नुक्ते को घूरने में मसरूफ थी। अम्मा साईं के लिए अगर अम्मा साईं का वजूद ना होता तो मैं कभी भी इस हवेली में कदम ना रखना। वो जो कल जहरा भी माँ के कहने पर बारी से माफी मांगने गई थी, मगर बारी की बात ने उसके कदम वहीं मुंजमद कर दिए। कितनी देर वो वहीं खड़ी सोचती रही, क्या बारी सिर्फ अम्मा साईं के लिए यहाँ आते हैं? मैं इनके लिए बिल्कुल भी अहमियत नहीं रखती। जब से इसे मालूम हुआ था कि उसकी शादी बारी से होने वाली है, उसकी सोचों ने नया रुख ले लिया था। क्या हो गया है मुझे? हिनाया उठकर बैठ गई और हाथों में अपना सर गिरा दिया। अजीब अजीब सी सोचें क्यों आ रही हैं? हिनाया ने अपने बालों को दोनों मुट्ठियों में जकड़ा। कल से सोच सोच कर उसका सर फट रहा था, मगर उसकी सोचें थीं कि बढ़ती जा रही थी। उसने आज से पहले बारी को सोचा तो था, मगर अब वो बारी के साथ खुद को भी सोच रही थी। अगर बारी उसे छोड़कर चला गया तो वो क्या करेगी? उसके दिलो दिमाग में एक डर सा बैठ गया था। नहीं बारी ऐसे थोड़ी ना है, वो तो बहुत अच्छी है, मगर बारी मुझसे नाराज है और मैंने बारी के साथ कितनी बदतमीजी भी की थी। हिनाया को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अकेले बैठी क्या पागलों की तरह बुड़बुड़ा रही हो? जिनिया ने कमरे की लाइट जलाते ही कहा तो हिनाया ने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। फिर कुछ देर बाद उसने अपनी बहन को देखा। कुछ नहीं आपी, बस यूं ही। हिनाया तुम्हें मालूम है मामा कितनी नाराज हैं तुमसे, और तुम यहाँ कितने सुकून से बैठी हुई हो? जिनिया ने उसके पास बैठते हुए कहा तो वो सोच में पड़ गई। ये तो हिनाया ही जानती थी कि वो इस वक्त कितने सुकून में है। भाई से तुमने माफी मांगी थी? नहीं, पस्त लहजे में कहा, इसलिए मुंह बनाकर यहाँ पड़ी हुई हो। जिनिया ने अपनी झल्ली सी बहन के झुके हुए सर को देखा, फिर उसका चेहरा ऊपर उठाया तो उसकी आंखों में आंसू देखकर वो परेशान हो गई। हिनाया ये भी कोई रोने की बात है मेरी जान? आपी बारी मुझसे नाराज है, उसने सुसु करते कहा और अपनी आस्तीन को आंखों पर रगड़ा।
किसने कहा कि भाई तुमसे नाराज है? वो मुझसे मिलकर नहीं गया और मैंने कितनी बदतमीजी भी की थी। मेरी कमली, वो तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं है। तुम्हें मालूम है भाई, तुम्हारा गिफ्ट मुझे देकर गए हैं। जिनिया ने उसके सामने नफासत से पैक शुदा बॉक्स रखा। हिनाया ने उसका कमली कहना नजरअंदाज कर दिया और जल्दी से उसके हाथ से गिफ्ट पकड़ लिया। ये बारी ने दिया है। जिनिया ने मुस्कुराते हुए अपनी कमली को देखा। कमली ऐसी ही थी, छोटी सी बात को जहन पर सवार करके आंसू बहाने वाली और किसी जरा सी बात पर खुशी से झूम उठने वाली। और ये तो सभी जानते थे कमली के लिए बचपन से ही बारी क्या अहमियत रखता था। उसकी हर बात बारी से शुरू और बारी पर खत्म होती थी। वो वाकई मुझसे नाराज नहीं है ना? नहीं है। भला भाई तुमसे कैसे नाराज हो सकते हैं? जिससे इंसान मोहब्बत करता है उससे कभी भी नाराज नहीं हो सकता। मोहब्बत? हिनाया ने झट से सर उठाया और अपनी बहन को देखा। क्या मतलब आप ही? क्या बारी मुझसे? आंखों में बेयकीनी समोए वो अपनी बहन से पूछ रही थी और जिनिया को एहसास हो गया था कि वो किसके सामने क्या बोल बैठी है। कमली जो मोहब्बत नाम के जज्बे से भी ना आशना थी, जिनिया की बात ने उसके दिल की दुनिया बदल दी थी। वो हम सब तुमसे मोहब्बत करते हैं हिनाया। चलो जल्दी से खोलो, भी पता तो चले इसमें है क्या। जिनिया ने पहलू बदला था और बात बदलने की कोशिश की थी। वो काफी हद तक कामयाब भी हो गई थी। ये तो पता नहीं क्या है, काला शीशा, हिनाया ने मुंह बनाकर कहा। उसने ब्लैक कलर का स्मार्टफोन जिनिया की तरफ बढ़ाया। कमली, ये मोबाइल फोन है, समझी? जिनिया ने उसे बताया तो उसने हैरानी से अपनी बड़ी बड़ी आंखें मजीद खोल ली। वो जो बारी और भाई के पास है, वो जो हिनाया के पास मोबाइल की वजाहत के लिए अल्फाज नहीं थे। हाँ, ये वही है। आपको पता है ये काम कैसे करता है? मैंने देखा है बारी अक्सर इस पर यूं यूं करते हैं। मैंने एक दफा कहा था बारी मुझे भी मोबाइल दे दें। देखा आप ही, वो कितने अच्छे हैं, मेरी हर बात मानते हैं। हिनाया रवानी से बोलती जा रही थी जबकि जिनिया सोच में पड़ गई थी। क्या बारी भाई को तोहफे में मोबाइल देना चाहिए था? और हवेली में सबका क्या रिएक्शन होगा? अब्दुल बारी मुसलसल हिनाया का नंबर मिला रहा था मगर नंबर बंद था। वो हॉस्टल वापस तो आ गया था मगर उसका दिल और दिमाग कहीं हवेली में ही रह गया था। वो सर दीवार से टिकाए बैठा हिनाया के बारे में सोच रहा था। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि हिनाया को उससे शिकायत थी और वो इस बार उसे देखे बगैर आ गया था। अब उसे किसी पल चैन नहीं आ रहा था। आज उसने अस्पताल से भी छुट्टी कर ली थी। उसका कहीं जाने को दिल नहीं कर रहा था। अब की बार भी नंबर बंद था। उसने गुस्से से मोबाइल बेड पर रखा। पता नहीं कमली तुम्हें क्या होता जा रहा है? बारी ने आंखें मूंद ली। उसके लिए कमली का रद्द-ए-अमल हैरान कुन था। तुम क्यों नहीं समझती? वो पस्त आवाज में खुद से हम कलाम था। अब हम पहले जैसे नहीं रहे। अब हम सारा सारा दिन एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। मैं नहीं चाहता मेरे कदमों की जरा सी लर्जिश तुम्हारे किरदार को दागदार कर दे। बेशक हम बचपन से एक साथ हैं मगर मैं हवेली के किसी फर्द को यह हक नहीं देता कि वो तुम्हारी तरफ नजर उठाए। तुम बहुत मासूम हो कमली, तुम नहीं जानती। चाहे सब हमारे अपने हैं मगर नजर बदलते देर नहीं लगती। मैं नहीं चाहता कोई कहे कि हम गलत हैं, हमारी मोहब्बत गलत है। बारी के लिए ये सोचना ही अजियतनाक था। जो कभी ऐसा हो गया तो शायद वो ये बात कभी बर्दाश्त ना कर सके। कमली की इज्जत के लिए वो हद से ज्यादा पॉजिटिव था। वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसकी पाकीज़गी पर हर्फ उठाए। खैर तो है? अब्दुल बारी खुद से ही बातें कर रहे हो? शोएब ने हैरत से उसे देखा। अब्दुल बारी के ख्यालों पर उसकी आवाज ने बंद बांध दिया था। उसकी सोच की बेलगाम घोड़े जो सरपीट भाग रहे थे उसने इन्हें काबू में कर लिया था। कुछ नहीं। उसने एक नजर उसे देखा और फिर आंखें मूंद ली। तुम आज ड्यूटी पर नहीं थे? सब पूछ रहे थे। शोएब ने फिर से गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ा था जबकि मुकाबिल गुफ्तशनीद के मूड में नहीं था। सर में दर्द था। हमेशा की तरह उसने मुख्तसर बात की थी। डॉक्टर जो होता है ना, वो मरीज और आशिक में फर्क अच्छी तरह जानता है और इस वक्त तुम्हारी शक्ल मरीज से तो बिल्कुल भी मुशाबत नहीं रखती। शोएब ने लैब कोट अपने बेड पर रखा और बेड के पास खड़ा हो गया जबकि अब्दुल बारी अपने लब भींचे उसे देख रहा था। बिखरे बाल, हर 5 मिनट बाद अपना मोबाइल पकड़ना, फिर मायूस होकर उसे गुस्से से रख देना, खलाओं में घुरना, खुद से बातें करना और चेहरे पर अफसरदगी। ये सब सर दर्द की अलामतें तो नहीं है मेरे दोस्त? शोएब ने मुस्कुराकर उसे देखा और वो कल से अब्दुल बारी की हरकतों सुकनात नोट कर रहा था। मैं तुम्हें जिस हालत में छोड़कर गया था उसी हालत में बैठे हो शोएब। मुझे तुम किसी एंगल से भी डॉक्टर नहीं लग रहे। अब्दुल बारी ने तासुब से उसे देखा और फिर उसे नजरअंदाज करते हुए उठ खड़ा हुआ। उसके लिए मजीद इस कमरे में ठहरना मुश्किल हो रहा था। अच्छा, जाते जाते फ्री एडवाइस तो लेते जाओ। शोएब ने पीछे से हाँक लगाई तो वो दरवाजे के पास रुक गया। एन एपल अ डे कीप्स द लव अवे। अब्दुल बारी खुद पर जब्त करता कमरे से बाहर आ गया। लंबी सी राहदारी अबूर करते हुए उसने दोबारा फोन कान से लगा लिया। उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि कोई उसके बारे में क्या सोच रहा है या क्या बोल रहा है। और इस बार उसकी मुराद बर आई थी। कमली ने कॉल उठा ली थी। अल्लाह का शुक्र है तुमने कॉल तो उठाई, अब्दुल बारी ने बेंच पर बैठते हुए कहा। कमली की आवाज सुनकर उसकी रूह को सुकून मिल रहा था और उसका चेहरा इस बात का सबूत था। तुमने कैसे सोच लिया मैं नाराज हूँ? ये बात हमेशा याद रखना। बारी कभी भी तुमसे नाराज नहीं हो सकता कमली। बारी उसे यकीन दिला रहा था जो कल तक ये सोचकर बैठा था कि कमली उससे नाराज है मगर अब वो उससे अपने बुरे रवैये की माफी मांग रही थी। अच्छा, अब तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं तुम्हें फोन चलाना सिखा दूं और हर 5 मिनट के बाद कमली साहिबा की कॉल आई हो
बारी आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ हैं? अब्दुल बारी ड्यूटी खत्म होने के बाद अस्पताल से बाहर आ रहा था। उसने रुख मेन गेट की तरफ कर लिया था। वो हॉस्टल जाने से पहले कमली से बात कर लेना चाहता था। बाइक के साथ साथ चलते हुए वो बस स्टैंड तक आया। वो जो अब्दुल बारी से मोबाइल चलाने के बारे में पूछ रही थी, उसकी बात के जवाब में कमली ने खामोशी अख्तियार कर ली। नाराज हो गई हो? नहीं तो फिर? बारी उसकी खामोशी की वजह दरियाफ्त करना चाहता था। आपको क्या लगता है मैं आप ही से मोबाइल चलाना नहीं सीख सकती? आप ही ने कहा था कि आपसे पूछ लूं। पता नहीं सब आपसे इतना डरते क्यों हैं? कमली की बात पर बारी का कहका बुलंद हुआ। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? नहीं तो इसमें डरने वाली क्या बात है? मैं बहुत खतरनाक हूँ। आप बातें बनाना छोड़ें और मुझे इजाजत दें। अभी आपने कहना है कमली, मेरे पास इतना वक्त कहाँ है जो बात करूं, फिर बात करेंगे। कमली की आवाज तो उस तक पहुंच रही थी, मगर उसका जहन और उसकी नजरें सड़क पर जम चुकी थीं और वो ना चाहते हुए भी सड़क पार खड़ी खातून और लड़की को देखने लगा। कॉलेज यूनिफॉर्म में मौजूद लड़की, जो गलबन उस औरत की बेटी मालूम होती थी, उसका हाथ थामे सड़क किनारे खड़ी ट्रैफिक कम होने का इंतजार कर रही थी। कमली, मैं बाद में बात करता हूँ। अब्दुल बारी ने फोन बंद कर दिया। वो अपनी सोचों पर बांधने पर निढाल हो रहा था। वो ट्रैफिक की परवाह किए बगैर बस उस तरफ पहुंचना चाहता था। वो जानता था वो गलत भी हो सकता है। वो यूं सरेराह किसी अजनबी औरत की तरफ बढ़ रहा था और ये गैर इखलाकी अमल था, मगर वो अपने गुमा को यकीन में बदलना चाहता था। आए, मैं आपको सड़क पार करवा देता हूँ। अब्दुल बारी की नज़र उसके कमज़ोर हाथ पर थी, जिस पर स्याह रंग का बहुत वाज़ेह निशान था, जबकि इस खातून ने अपने करीब खड़े कदरे शरीफ नजर आते लड़के को देखा। एक लम्हे के लिए आंखों के सामने साया सा लहराया था। नहीं, हम खुद चले जाएंगे। लड़की ने खातून का हाथ थामे सड़क पार करना चाही, मगर खातून ने कदम तो आगे बढ़ गए थे, मगर उसकी नज़र अब्दुल बारी के चेहरे से नहीं हट रही थी। आंखों में शहनासाई के एहसास ने अब्दुल बारी की हिम्मत बढ़ाई थी, मगर अगले ही लम्हे उसने बर्क रफ्तारी से खातून का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। वो जो तेज रफ्तार गाड़ी की जद में आने वाले थे, अब्दुल बारी की बदौलत बच गए थे। झटका लगने की वजह से खातून के चेहरे से चादर का पल्लू छूट गया था और अब तो अब्दुल बारी का शक यकीन में बदल गया था। वो पहचान गया था, जबकि मुकाबिल खड़ी खातून ने दोबारा चेहरा चादर से ढक दिया। लड़की ने परेशान नजरों से अपनी माँ को देखा। मामा, चलें यहाँ से। कहर आलूद निगाह अब्दुल बारी पर डालकर वो अपनी परेशान हाल माँ की के साकित वजूद से वहां से ले गई थी, जबकि हैरान परेशान अब्दुल बारी की हालत भी कुछ मुख्तलिफ ना थी। वो नहीं जानता था कि अचानक उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच झूठा साबित हो जाएगा। वो अपने मन के कदम उठाता हुआ अपनी बाइक तक आया, फिर बाइक स्टार्ट करके रिक्शे का पीछा करने लगा। वो ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। जिस तरह वो खातून बार बार उसे देख रही थी, उसे यकीन आ गया था कि ये वही है। रिक्शा एक घर के सामने रुका। अब्दुल बारी कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर इस घर के सामने आया। अगर ये सब सिर्फ मेरा वहम हुआ तो लाजिम तो नहीं सबके हाथ पर एक जैसा निशान हो। पुरसोच नजरें दरवाजे पर जमी थी और उसके हाथ दस्तक के लिए उठे। दूसरी बार दस्तक पर दरवाजा खोल दिया गया। मामा कह रही हैं अंदर आ जाएं। वही लड़की आई और दरवाजा खुला छोड़कर चली गई। एक लम्हे की देर किए बगैर वो अंदर चला आया। छोटा सा सहन जिसके सामने दो कमरे थे। वो खातून चारपाई पर बैठी थी और अब उसने गौर से उसका चेहरा देखा था और अब तो किसी सबूत की जरूरत भी नहीं रही थी। वो खातून अपनी बाहें फैलाए उसकी तरफ बढ़ी और उसे अपनी आगोश में ले लिया। तुम जरूर आओगे, मैं जानती थी, आखिर तुम सगीर हमदानी के बेटे हो। फुफो, मुश्किल बारी की जुबान से लफ्ज अदा हुआ। हाँ फुफो की जान। लहजे में अपनाए समय उन्होंने उसके माथे पर बोसा दिया तो वो होश की दुनिया में वापस लौटा। उसने बेयकीनी से पहले खातून को देखा। 18 साल बाद भी वो यकीन से कह सकता था कि वो उसकी फुफो है, जबकि खजा रसीदा चेहरे जिस पर गुजरे हुए वक्त की दास्तान रकम थी, जो उसे बता रही थी कि मैं हूँ वक्त जो इंसान को उठाकर अर्श से फर्श पर पटक देता हूँ। बारी आंखों में नमी लिए वो उसे देख रही थी, जबकि बारी ने सर को दाएं बाएं हिलाया। ये नहीं हो सकता। बारी 2 कदम पीछे हटा। आप जिंदा कैसे हो सकती हैं? 18 साल, आई कॉन्ट बिलीव इट। बारी लड़खड़ाते कदमों से वापस मुड़ा। 18 साल बाद कोई भी आ जाएगा तो मैं क्या यकीन कर लूंगा? नहीं। वो जल्दी से उसके सामने आ खड़ी हुई। अब्दुल बारी ने सामने खड़ी नाम निहाद फूफो को देखा। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें सब बता दूंगी। क्या बताएंगी आप? अब्दुल बारी ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली। आपको लगता है मैं अब भी वही 8 साल अब्दुल बारी हूँ जिससे आप जो कहेंगी वो आंखें बंद करके मान लेगा? एक बार मेरी बात सुन लो। आंखों में इल्तिजा लिए वो हाथ जोड़े अपने भतीजे से मुखातिब थी, जिसे उन्होंने 8 साल अपना बेटा कहा था। एक मौका वो उसका हाथ थामे उसे चारपाई तक लाई। लड़की ने जल्दी से कुर्सी उसके सामने की। वो लंबा सांस खारिज करता कुर्सी पर बैठ गया। वो जानता था गुस्से से कुछ नहीं होगा, उसे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। कुछ अधूरे सच होते हैं जो जिंदगी को जहर आमिज बना देते हैं। इंसान उसी वक्त जिंदा रह सकता है जब अधूरे सच को वो पूरा झूठ मान ले, और दूसरी सूरत में जब वो उसे मुकम्मल हकीकत तस्लीम कर लेता है तो ऐसा ऐसा उसकी रगों में जहर बनने लगता है। तुम्हें भी नामुकम्मल सच्ची मालूम है और तुम्हारी आंखें इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि तुम्हारी रग रग में जहर भर चुका है। वो जहर जो मैंने तुम्हारे अंदर डाला इन 18 सालों में, अगर मैंने किसी के बारे में सोचा तो वो तुम थे। तुम अब्दुल बारी।
उन्होंने उसकी तरफ इशारा किया। तुम बच्चे थे बारी, अनजाने में तुम्हें बहुत कुछ बता चुकी थी और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं चाह कर भी तुम्हें कभी सब कुछ बता ना पाई और हवेली छोड़ने के बाद मुझे तुम्हारा ख्याल सताता था कि कैसे 8 साला बारी ने अधूरी बातों को मुकम्मल किया होगा। वो सांस लेने के लिए रुकी और फिर बारी को देखा, मगर उसके चेहरे के तासरात में कोई तब्दीली नहीं आई थी। वो सपाट चेहरा लिए इन्हें देख रहा था। जब मुझे मालूम हुआ कि मैं जिससे मंसूब थी, एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। शादी की तैयारियां इन दिनों अरूज पर थीं। इस खबर ने हवेली में सफ़े मातम बिछा दिया। खानदान भर में मुझे मनहूस कहा जा रहा था। मेरे माथे पर नहूसत का ठप्पा लगा दिया गया। खानदान में कोई तकरीब होती तो साफ कह दिया जाता कि इसे मत ले आना, कहीं हमारी बेटी के नसीब भी इस जैसे स्याह ना हो जाए। तुम इतने से थे, दोनों हाथों को मिलाकर बताया गया। तुम्हें तो सही से बोलना भी नहीं आता था। मैं सारा दिन तुम्हारे साथ खेला करती थी, तुम्हें कहानियां सुनाकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लेती थी। एक शहजादी जिसे बड़े से महल में कैद कर दिया गया था, जालिम खानदान के किस्से सुनाकर मैं तो अपना दिल हल्का कर लेती थी, मगर तुम्हारे मासूम जहन पर कारी ज़रबें लगाती गई। माफ़ कर दो मुझे, मैं तुम्हारा बचपन बात अधूरी छोड़कर फिर उसकी तरफ देखा, मगर वो नहीं चाहता था कि बोलने से गुफ्तगू के सिलसिले में कोई रुकावट पैदा हो। फिर उसने मुझे ये आंखों में खुशी के दीप जलते हुए देखे। मैं नफसियाती मरीज बन चुकी थी, ये तुमसे बेहतर कौन जान सकता है। फिर बाबा साईं को मेरी हालत पर रहम आ गया और मुझे पढ़ने की इजाज़त मिल गई। मेरी ज़िंदगी ने नया रुख लिया और मैंने फिर से जीना शुरू किया। किताबों ने मुझे यूं संभाला जैसे सगी माँ अपने टूटे हुए बच्चे को अपनी आगोश में समेट लेती है। फिर मेरा पढ़ने का शौक मुझे यूनिवर्सिटी तक ले गया। वैसे भी किसी को मेरी परवाह ही नहीं थी। बाबा साईं जानते थे मैं किताबों से दिल लगा लूंगी तो जहन नहीं भटकेगा। मगर बारी, औरत हमेशा चाहत की भूखी रहती है। उसके दिल में यही तमन्ना होती है कि कोई हो जो उसे चाहे, उसका ख्याल रखे। और मैं तो थी ही तरसी हुई औरत, जिसे उसके खानदान ने ठुकरा दिया था। जाहिद की मोहब्बत ने जिंदगी में नए रंग भर दिए। घर में रिश्ता भेजा गया, इनकार कर दिया गया कि खानदान से बाहर शादी नहीं करते, और मैं तो सब जानती थी, हर रवायत से वाकिफ थी। अब मेरे नसीब में एक नाम पर बैठे रहना ही लिखा था। मगर जाहिद की मोहब्बत भी तो छोड़ी नहीं जा सकती थी। हम दोनों ने शादी कर ली। जाहिद को पा लेने के बाद मुझे किसी की परवाह नहीं रही थी। हम दोनों बहुत खुश थे। मेरे पास अभी 2 साल थे। हमें किसी फिक्र नहीं थी। मगर फिक्र करने का वक्त तब आया जब मुझे मालूम हुआ कि इंशरा आने वाली है। बारी ने एक नज़र उठाकर सहन के सुकून से लगी लड़की को देखा जो आम से लिबास में खड़ी थी। उसके देखने पर उसने शर्मिंदगी से सर झुका लिया, जैसे इससे कोई बहुत बड़ा जुर्म हो गया हो, वो कोई मुजरिम हो। मैं पहले ही जाहिद के साथ रह रही थी। मेरा आखिरी सेमेस्टर था जब मैं आखिरी बार हवेली गई। याद है मैंने एक कहानी सुनाई थी, आखिरी कहानी, जिसमें खुदगर्ज शहजादी थी, और मैं भी तो खुशियों की तलाश में खुदगर्ज बन गई थी। इस रात तुम्हारे सो जाने के बाद मैं सुबह तक जागती रही, बेमकसद हवेली घूमती रही। सुबह अम्मा साईं के पास गई और इन्हें सब बता दिया। मैं जानती थी एक ना एक दिन हकीकत से सामना होना ही है। अब मैं ज़्यादा दिन राज़े दिल में छुपाए नहीं रख सकती थी। मैं बहुत रोई, अम्मा साईं को ममता का वास्ता दिया, उनके आगे अपना आंचल फैलाकर अपनी खुशियों की भीख मांगी, अपनी औलाद की ज़िंदगी मांगी। मैंने कहा कि वो बाबा साईं को किसी तरह राज़ी कर ले, मगर नहीं। अम्मा साईं जानती थी कि बाबा साईं को अपनी इज्जत जान से ज़्यादा अजीज़ है। अम्मा साईं बेटी के आंसू नहीं देख सकी, बेटी भी वो जो मन्नतों मरादों के बाद मिली हो। अम्मा साईं ने कहा कि मैं चली जाऊं बहुत दूर, ऐसी जगह जहां बाबा साईं की परछाई भी मुझ तक ना पहुंच पाए। मैं सारी कश्तियां जलाकर आगे बढ़ गई। इंशरा की विदाइश के बाद मैं सब कुछ भूल गई। सारी महरूमियां खुशियों में बदल गईं। मेरा हर रिश्ता जाहिद और इंशरा ही थे। जिंदगी में सुकून था, मगर हर सुकून के बाद बेसुकूनी लाजमी है। अगर बुरे के बाद अच्छा आता है तो अच्छे के बाद बुरा भी लाजिम है। उन्होंने अपना दायां हाथ बारी के सामने किया जिस पर स्याह निशान था। सगीर भाई भी इसी हाथ के निशान से पहचान गए थे। ऐसे ही वो मेरे सामने बैठे थे। सुर्ख अंगारा आंखें मेरे वजूद को झुलसा रही थी और वो मुझ पर पिस्तौल ताने खड़े थे। मैंने हाथ जोड़े उनके सामने। जाहिद ने भी माफ़ी मांगी, मगर इन्हें हम पर ज़रा रहम ना आया। कमरे से नन्ही इंशरा के रोने की आवाज़ आई तो मैं भागकर उसे उठा लाई। भाई बाबा साईं को फ़ोन मिला चुके थे। फिर भाई ने 2 फायर किए। मुझे गोली बाजू में लगी और जाहिद को टांग में। मुझे यकीन नहीं आया कि मेरा सगा भाई मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है, मगर अगले ही लम्हे उन्होंने एम्बुलेंस को बुलाया और हमें अस्पताल ले गए, हमारा इलाज करवाया। मैं आखिरी बार अपने भाई के कंधे से लगे रो रही थी और वो इंशरा को देख रहे थे। उन्होंने उसकी पेशानी को चूमा और चले गए। इनका सांस दोबारा फूल गया था, जैसे वो सदियों की मुसाफत तय करके आई हो। इंशरा ने माँ को पानी का गिलास पकड़ाया जो उन्होंने पी लिया। मोहब्बत की तरफ बढ़ाया गया एक कदम आपको कई कदम पीछे लेने पर मजबूर करता है। जाहिद की मोहब्बत में मैंने अपना शहर, घर, बाप, माँ, भाई, खुद से जुड़ा हर रिश्ता भुला दिया था। यहाँ तक कि मैं खुद को भी ख़त्म कर चुकी थी, और चंद सालों की रफाकत के बाद मैंने जाहिद को भी खो दिया। सब कुछ खो देने के बाद मैंने जाना मोहब्बत वो हासिल है जिसको हासिल करने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है। मोहब्बत हासिल करने के लिए मैंने अपनी रूह मकरूज कर ली है। अब तुम मरते दम तक ये कर्ज उतारना मुझ पर फर्ज है। उनकी बात खत्म होने के बाद बारी ने अपनी निशस्त छोड़ी और उठकर इंशरा के झुके हुए सर पर हाथ रखा। उसने सर उठाकर सामने खड़े बारी को देखा, मगर बारी वहां रुका नहीं।
वो घर से बाहर चला गया। सुरमई अंधेरे 400 फैल रहे थे, मगर वो सड़कों पर बेमकसद बाइक दौड़ा रहा था। इस इंकशाफ ने उसके वजूद को तपते सहरा में ला फेंका था। उसके दिलो दिमाग में एक जंग जारी थी। दोनों में से कोई भी उसके हक में फैसला नहीं सुना रहा था, मगर दोनों इस बात पर मुत्तफिक थे कि गलती बारी की थी, जिसने ना अपने बाप पर यकीन किया और ना ही अपनी फुफ्फो पर। वो कल भी गलत था और सच जानने के बाद आज भी गलती पर ही था। ईशा की अजान फजा में गूंजी तो उसने भी हॉस्टल का रुख किया। तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा बाप अपनी सगी बहन को कत्ल कर सकता है? कमरे का लॉक खोलते उसके कानों में बाप की आवाज गूंजी। कमरे की वीरानी उसकी हालत की अक्कासी कर रही थी। वो सीधा अपने बेड की तरफ आया। वो बेड पर चित लेटा अंधेरे में घूर रहा था। फिर उसने अपनी जीन्स की जेब से मोबाइल निकाला। तीसरी बेल पर कॉल उठा ली गई थी। मुझे सच सुनना है। अब्दुल बारी ने मुकाबिल को बोलने का मौका ही नहीं दिया। सिर्फ सच। वो आज सच की अदालत लगाना चाहता था और मुकाबिल खड़ा शख्स कोई और नहीं, उसका अपना बाप था। मैंने कभी झूठ बोला ही नहीं। पूछो, क्या आपने फुफ्फो का कत्ल किया था? कोई तमहीद बांधे बिना उसने सवाल पूछा। नहीं। एक लफ्जी जवाब आया। क्या आपने इन पर गोली चलाई थी? हाँ। क्या वो मर गई थी? इस सवाल के बाद दोनों तरफ खामोशी थी। चंद लम्हे यूं ही गुजर गए तो उसने सवाल दोहराया। नहीं नहीं, शिकस्त खोरदा लहजे में कहा गया। मैंने अपनी बहन को नहीं मारा। फिर अब्दुल बारी ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। आप सही कहते थे डैड। उसने आंखें मूंद ली। चंद मोती उसकी आंखों से निकले और उसके अंदर जलती हुई आग ठंडी होने लगी। कितने ही लम्हे यूं ही गुजर गए। वो अपनी बेमकसद जिंदगी का तजिया करता रहा। बंद आंखों के पर्दे पर जिंदगी किसी फिल्म की तरह नजर आ रही थी और उसका दिल हर हकीकत को तस्लीम कर रहा था। दिमाग मान गया था कि सब अपनी जगह दुरुस्त थे। फुप्पो को मोहब्बत चाहिए थी। अम्मा साईं बेटी की मोहब्बत के सामने घुटने टेक चुकी थी। बाबा साईं को इज्जत प्यारी थी। डैड एक फर्माबरदार बेटे थे। ना वो बाप का हुक्म टाल सके, ना ही नन्ही इंशिरा के सर से माँ बाप का साया छीन सके। इनाया ड्राइंग रूम में बैठी कुशन के कवर तब्दील कर रही थी कि उसका फोन बजने लगा। बारी का नाम स्क्रीन पर देखते ही उसने कॉल उठाई। अस्सलाम वालेकुम। कुशन साइड पर रखकर वो सोफे पर लेटकर बारी से बात करने लगी। अल्लाह का शुक्र है आपको याद तो आया कि किसी को कॉल भी करनी है। आप बात करना भूल जाते हैं। मैं इसलिए उस दिन बोल रही थी मुझे कॉल करना सिखा दे, ताकि मैं वक्त पर आपका हाल पूछ लिया करूं। मैं इतनी परेशान हो गई थी। अगर शिकवे शिकायत खत्म हो गई हो तो मेरी बात भी सुन लो। बारी की संजीदा आवाज़ आई तो हिनाया भी संभल गई। वो फ़ोन पर बात करता था, मगर हिनाया को बारी अपने करीब महसूस होता था। वो उसके हर मूड से वाकिफ थी। उसके अल्फाज का चुनाव और ठहराव हिनाया खूब जानती थी। वो जानती थी बारी सीरियस बातें तभी करता था जब वो परेशान हो। जी मैं सुन रही हूँ। बारी उसे जो कुछ भी बता रहा था, हिनाया के लिए इन बातों पर यकीन करना मुश्किल था, मगर हिनाया ने हमेशा बारी पर यकीन किया था। अगर बारी दिन को रात कह देता तो वो यकीन कर लेती कि हाँ वाकई ये रात ही है, या तो फिर छोटी सी बात थी। आपको यकीन है जो आप बोल रही हैं वो सच है? क्योंकि आपने ही बताया था कि फुप्पो मर चुकी हैं। सब जानते हैं कि वो अब नहीं है। हिनाया ने गैर महसूस तरीके से आहिस्ता आवाज में पूछा। वो जानती थी वो क्या पूछ रही थी। क्या वो आपके सामने है? अच्छा ठीक है। बारी से बात करने के बाद वो मोबाइल को घूरने लगी। अगर बाबा साईं को पता चल गया तो? फुप्पो जिंदा है और उनकी बेटी भी है। जिनिया उसे काम पर लगाकर खुद किचन में चली गई थी। जब वो वापस आई तो 2 कुशन तब्दील करने के बाद सोफे पर लेटी थी और हाथ में मोबाइल था। जिनिया ने एक लंबा सांस खारिज किया, फिर फर्श पर गिरा कुशन उठाकर कवर तब्दील किया। कमली तुम्हें एक काम कहा था तुमसे वो भी नहीं हुआ। आप ही बारी की कॉल आ गई थी बस इसीलिए, हिनाया ने उठते हुए कहा। जिनिया उसके पास बैठ गई। हिनाया तुम्हें मालूम है ना हवेली में तुम्हारी शादी की बात चल रही है। बाबा साईं चाहते हैं कि इस बार भाई आए तो तैयारियां मुकम्मल हो। शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर तुम घर के कामों में दिलचस्पी नहीं लोगी तो सब क्या सोचेंगे? तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। आप ही ऐसी बात नहीं है, मैं कोशिश कर रही हूँ। और भाई से ज्यादा बात ना किया करो, अच्छा नहीं लगता। अब तुम बच्ची तो नहीं हो जो तुम्हें हर बात समझानी पड़े। मैंने कहा भी था उसी कमरे में छोड़कर आया करो। इन चीजों की इजाजत मिल गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर वक्त लगी रहो। वैसे भी मामा को तुम्हारा फोन इस्तेमाल करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। ठीक है आप ही, जिनिया उसे समझा रही थी, मगर उसका जहन बारी की बातों में ही उलझा हुआ था। तुम सुन भी रही हो कि नहीं? सुन रही हूँ आप ही। वैसे भी बारी बहुत मसरूफ होते हैं, उनके पास इतना वक्त ही कहाँ होता है कि वो मुझसे बात भी कर लें। वो आपसे ज्यादा समझदार हैं, एक मैं ही ना समझ हूँ। हिनाया गुस्से से कहते हुए वहां से उठी और मोबाइल रखने रूम में चली गई। जिनिया की पुरसोच नजरें उसकी पुश्त को घूर रही थी। वो बचपन से ऐसी ही थी, कभी सुकून से बात सुन लेती तो कभी बिला वजह गुस्सा करने लगती। पल में तोला पल में माशा, ये बात हिनाया के लिए ही कही गई थी। अब्दुल बारी ने हिनाया को सब बता दिया था। हमेशा जब तक वो उसे अपनी हर बात नहीं बता देता था उसके दिल को सुकून नहीं मिलता था। अब भी उसे सब कुछ बता लेने के बाद उसका दिमाग फ्रेश हो गया था। अब ठंडे दिमाग से सोचने के बाद उसने दोबारा फुप्पो के घर जाने का फैसला कर लिया था। वो तैयार हो रहा था कि शोएब रूम में दाखिल हुआ। मुझे तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे। आज फिर तुमने छुट्टी कर ली? हाँ जरूरी काम था। आज कल कुछ ज्यादा ही जरूरी काम नहीं आ रहे? अब्दुल बारी ने शोएब की बात पर उसे देखा जो उसे मशकूक नजरों से देख रहा था। और तुम आजकल कुछ ज्यादा ही मेरी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं कर रहे? मैं तो एक अच्छे दोस्त की तरह तुम्हें समझा रहा हूँ, अपनी जॉब पर ध्यान दो।
आवारा गर्दी तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाली, प्लीज शुरू ना हो जाना, उसने एहतजाज किया। मैं वैसे ही काफी परेशान हूँ। कैसी परेशानी? शोएब ने फिक्रमंदी से पूछा। तुम तो ताक में रहते हो मेरे मुंह से कोई बात निकले और अल्लाह तुम्हें मेरी जातियात में घुसने का मौका फराहम करे। खैर मुझे देर हो रही है। बारी ने जल्दी से अपने सेट के बालों में उंगलियां चलाई। बाइक की चाबी उठाता वो कमरे से बाहर आया। शाम के साए ढलने लगे थे। ठंडी हवा ने मौसम खुशगवार बना दिया था, मगर उसके अंदर का मौसम बहुत ज्यादा बेहतर था। वो खुश था कि उसे उसकी फूफो वापस मिल गई हैं। वो खुश था कि उसका बाप एक कातिल नहीं था। उस दिन तो मुंह बनाकर निकल आया था बारी, अब किस मुंह से वापस आया है। दरवाजे के सामने खड़े उसने खुद को मलामत की और फिर दस्तक दी। दरवाजा इंशिरा ने खोला। वो अंदर आया तो इंशिरा चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, कैसी हो तुम? उसने भी खुशगवार अंदाज में पूछा। मैं ठीक हूँ। आपको मालूम है मम्मा ने कहा था कि आप जरूर आएंगे, मगर आप उस दिन इतने गुस्से में गए थे, मुझे नहीं लगता था आप वापस आने वाले हैं, उसने मासूमियत से कहा। उसको छोड़ो, ये है ही पागल, तुम यहाँ मेरे पास आओ। मैंने तो ठीक से देखा भी नहीं था। माशाअल्लाह बारी इतना बड़ा हो गया है। इससे पहले वो इंशिरा की बात का जवाब देता, फुप्पो ने उसे अपने पास बुला लिया। वो मुख्तसर सा सहन पार करके उनके पास आ गया। फुप्पो ने इंशिरा को चाय बनाने का कहा और उसे अपने करीब ही चारपाई पर बिठा लिया। वो उसके सदके बारी जा रही थी और वो उनकी मोहब्बत भरे अंदाज पर दिल ही दिल में शर्मिंदा हो रहा था। वो उस दिन इतने बुरे अंदाज में फुप्पो से मुखातिब था। जो भी था वो उसकी फुप्पो थी। बाबा साईं और अम्मा साईं कैसी हैं? और बाकी सब आंखों में उम्मीद के दीप जलाए वो उससे पूछ रही थी। बाबा साईं अभी भी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाए बैठे हैं और अम्मा साईं आपकी यादों के सहारे जिंदा हैं। मैं आपकी मौत का जिम्मेदार डैड को समझता था, इसीलिए हवेली और हवेली वालों से दूर रहता हूँ। डैड मेरी वजह से परेशान। अब्दुल समद भाई बाबा साईं की बताई हुई राहों पर गामजन। चाची ठीक हैं, उनकी 2 बेटियां हैं। जिनिया अब मेरी भाभी बन चुकी हैं और कमली। हिनाया का जिक्र आते ही बारी की टटर चलती जबान को ब्रेक लगी थी। कमली? फातिमा बेगम ने सवालिया नजरों से उसे देखा। मेरा मतलब है हिनाया फातिमा। अब्दुल बारी को उसका तारुफ करवाते हुए अजीब सा लग रहा था। दादो ने आपकी वफात के बाद उसका नाम फातिमा रखना चाहा। चाचू की वफात के बाद आप तो वापस कभी नहीं आई, मगर 6 माह बाद जिस दिन आपकी वफात की खबर आई तो हिनाया। फातिमा ने गौर से उसके चेहरे को देखा। तुम्हारा चेहरा उसके तारुफ के लिए काफी है। इतने लंबे लंबे फलसफे क्यों सुना रहे हो? मैं वैसे भी पुरानी बातें दफना चुकी हूँ। फातिमा नहीं जानती थी बातों को दफन करना इतना आसान नहीं होता। फातिमा की बात पर वो महफूज हुआ था। उसने जिस बात का कभी किसी से जिक्र नहीं किया था, आज उसकी फूफो बिना कहे ही समझ गई थी। शादी कब है? फातिमा ने मुस्कुराहट छुपाते हुए पूछा। जब मैं कहूँगा। बारी की आंखों से रोशनी फूट रही थी। किसकी शादी हो रही है? इंशिरा ने चौंक कर पूछा। आप ये ना समझे मुझे कुछ पता नहीं, सबसे वाकिफ हूँ। हवेली की दास्तानें सुन सुनकर मैं बड़ी हुई हूँ, मगर ये शादी का क्या सीन है? कल तक इंशिरा अब्दुल बारी की आम से खौफजदा थी, मगर अब वो खुश थी। बचपन से माँ बाप के अलावा उसने कोई रिश्ता नहीं देखा था। रिश्तों के लिए तरसती इंशिरा को अब बारी की शक्ल में नई उम्मीद मिल गई थी। तुम्हारे भाई की शादी होने वाली है। वाह भाई, भाई की शादी। उसने खुशी से चाय पीते बारी की तरफ देखा, मगर अगले ही लम्हे उसका चेहरा मुरझा गया। क्या फायदा, शादी तो हवेली में होगी, हम थोड़ी ना जा सकते हैं। सब जाएंगे। बारी ने चाय का खाली कप टेबल पर रखा। फातिमा और इंशिरा दोनों ने हैरान नजरों से उसे देखा। नहीं बारी, फातिमा ने नफी में सर हिलाया। बारी, जो तुम सोच रहे हो वो गलत है। बाबा साईं की इज्जत मट्टी में मिल जाएगी। इज्जत नहीं, गरूर। बारी ने लुकमा दिया था। बारी, दादा हैं वो तुम्हारे? ब्रेकिंग न्यूज़, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो मेरे दादा हैं। अब मुझे समझ आई इंशिरा, मैं हठधर्मी कहाँ से आई। खानदानी मसला है फुप्पो। बारी ने एक बार फिर उनकी बात उचक ली। मजाक के अलावा। बारी चेहरे पर संजीदगी सजाए गोया हुआ। मेरी गैरत इस बात की इजाजत नहीं देती कि हवेली की इज्जतें यूं दरबदर हो। जितना अरसा आप और इंशिरा ने तन्हा गुजार दिया बहुत है, मगर अब नहीं। मैं चाहता हूँ आपको हवेली में वही मुकाम मिले जो आपका है, और इसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। फातिमा अपने भतीजे को देखती रह गई। वो नहीं चाहती थी उनका साया अब बारी के आने वाली खुशियों पर पड़े। वो तो खुश थी, उन्हें किस मुकाम की तलब नहीं थी। दुपट्टे से पसीना पहुंचा और बेजारी से किचन की बिखरी हालत को देखा। खाना तकरीबन तैयार था, मगर किचन समेटना अभी बाकी था। जिनिया ने उसे किचन में हेल्प के लिए बुलवाया था, मगर बहाने से उसे अकेला छोड़कर चली गई थी और वो अकेले ही खाना बनाने लग गई। वो जानती थी घर में सब चाहते थे कि वो अब घर के कामों में भी दिलचस्पी ले। वो खुद भी मसरूफ रहना चाहती थी ताकि अपने जहन को मनफी सोचों से पाक रख सके, क्योंकि आजकल बारी की बढ़ती हुई मसरूफियात पुप्पो और उनकी बेटी हिनाया को एक आंख नहीं भा रही थी। अब इस वक्त भी वो ना चाहते हुए भी बारी और इंशिरा के बारे में सोच रही थी और रगड़ रगड़ कर किचन की स्लेब को साफ कर रही थी। जिनिया किचन में दाखिल हुई तो हिनाया को साफ स्लेब रगड़ते हुए देखा तो हैरान हुए बगैर न रह सकी। हिनाया, किस सोच में गुम हो? सारी उम्र किचन साफ करने का इरादा है? जिनिया ने लंबा सांस खींचकर किचन में फैली इश्तहा अंगेज खुशबू को महसूस किया। आज हमें कुछ खाने को मिलेगा भी कि नहीं? हाँ। हिनाया ने चौंक कर उसे देखा। सब तैयार है, बस पुलाव दम पर है। हिनाया खाने के बर्तन ट्राली में रख रही थी, मगर उसके
चेहरे पर गहरी सोच थी। जिनिया ने उसके चेहरे पर छाई संजीदगी को नोट कर लिया था। ज़हरा भी और अम्मा साईं डाइनिंग टेबल पर बैठी उस शाहकार का इंतजार कर रही थी जो हिनाया पिछले 2 घंटों से बना रही थी। वो दोनों बहनें मिलकर टेबल पर खाना चुन रही थी। सब खाने की तारीफ कर रहे थे और वो हाँ हूँ के सिवा कोई जवाब नहीं दे रही थी। खाना खत्म करके वो बर्तन समेटकर किचन में आ गई और शेल्फ पर रखे मोबाइल पर नजर पड़ते उसके चेहरे का रंग मांद पड़ गया। बारी, आप बहुत बुरे हैं। आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे। आप मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं। बेयकीनी ही बेयकीनी थी। आप मेरा वक्त किसी और को दे रहे हैं। ये मेरे साथ ज्यादती है। वो बुड़बुड़ाते हुए बर्तन धोने लगी। अरे, इतनी रोनी शक्ल बना रही हो तुम क्यों बर्तन धोने लगी? मैं आ तो रही थी। जिनिया ने हिनाया के चेहरे पर छाई उदासी को नोटिस में लेते हुए कहा। नहीं आपी, ऐसी कोई बात नहीं। हिनाया ने मुश्किल मुस्कुराने की कोशिश की। एक बात पूछूं आपसे? पूछो। आपकी जब भाई से शादी हुई थी आप खुश थी? क्या भाई आपको पसंद करते थे? हिनाया के सवाल पर जिनिया ने ठटक कर उसे देखा। तुम्हें मालूम है हिनाया, यहाँ बचपन से ही लड़की के जहन में बिठा दिया जाता है कि उसकी शादी किससे होनी है। शऊर की दहलीज पर कदम रखते ही मुझे बता दिया गया था कि मैं किसके नाम से मंसूब हूँ। मैंने इन्हें निकाह वाले दिन देखा था। मेरे दिल में बहुत से खौफ थे मगर उनकी मोहब्बत ने सब ठीक कर दिया। वो संजीदा मिजाज के हैं मगर तुम्हारे भाई बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। जिनिया ने मुस्कुराकर उसके रुखसार को छुआ। बारी, भाई तो वैसे ही बहुत अच्छे हैं। तुम दोनों बचपन से एक साथ हो। भाई से ज्यादा अच्छा इंतखाब तुम्हारे लिए कोई नहीं हो सकता। तुम दोनों हमेशा खुश रहोगे। बारी, भाई तो बहुत ही अच्छे हैं। तुम्हें तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। जिनिया अपनी धुन में बोलती जा रही थी। हिनाया खामोशी से अपना मोबाइल उठाकर रूम में आ गई। बेड पर लेटकर वो छत को घूरने लगी। उसकी सोच जिनिया की बातों में उलझ गई थी। सब कहते हैं बारी मेरे लिए बेहतर है। कभी कोई ये क्यों नहीं कहता कि मैं बारी के लिए बेहतर हूँ? वो मुझे खुश रखेंगे। क्या बारी मेरे साथ खुश रह पाएंगे? हिनाया खुद से मुखातिब थी। क्या तुम बारी के लिए बेहतर हो? उसने आंखें मूंद ली, फिर अपना सर दाएं बाएं हरकत दी। ये फैसला तो बारी ही कर सकते हैं। कितने ही लम्हे यूं ही गुजर गए। वो बारी के तस्वुर से तब बाहर आई जब मोबाइल की आवाज उसकी समाज से टकराई। उसने मुस्कुराकर मोबाइल कान से लगाया। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? क्या कर रहे हैं आप? अच्छा। हाल अहवाल के बाद जैसे जैसे बारी बात करता गया हिनाया के जवाब मुख्तसर होते गए। हाँ हूँ, अच्छा। उसके पास बस यही जवाब थे। वो बारी से अपनी जात के बारे में बात करना चाहती थी मगर वो फुप्पो और इंशरा के किस्से सुनाने बैठा हुआ था। आज ना जाने क्यों उसे बारी से बात करके अच्छा नहीं लग रहा था। खुशी के बजाय उस पर बेजारी छा रही थी। सर दर्द का बहाना करके उसने कॉल बंद कर दी। आप क्यों नहीं समझते बारी, मुझे इस बात में दिलचस्पी बिल्कुल नहीं है कि इंशरा कैसी है, क्या करती है, वो कितना पढ़ना चाहती है। आप उसकी मदद कैसे करेंगे? वो मुझसे बात करना चाहती है या नहीं? हिनाया अपनी शल होती आंखें बंद की तो चंद मोतियों ने उसकी आंखों से रुखसार तक का सफर तय किया। मैं आपके मुंह से इंशरा का जिक्र बर्दाश्त नहीं कर सकती। शादी की तैयारियां अपने अरूज पर थीं मगर उसका इस्तराब किसी तरह कम होने का नाम नहीं ले रहा था। घर में मेहमानों के सामने होंठों पर मुस्कुराहट सजाए घूमती रहती। सब सोच रहे थे वो खुश है मगर वो दिल ही दिल में गहरी उलझन का शिकार थी। उसके दिमाग में ये बात जड़ पकड़ती जा रही थी कि बारी इससे शादी करके खुश नहीं रहेंगे। उसे खुद में कोई खूबी नजर नहीं आ रही थी जिसकी बिना पर बारी उसे बीवी का दर्जा देना चाहते थे। वो एक आम सी लड़की थी, मैट्रिक पास, और बारी एक डॉक्टर था। उसने खुद का मुआवजना अब्दुल बारी के साथ किया तो उसने खुद को सिफर पाया था। कुछ भी तो नहीं थी वो हवेली की 4 दीवारियों में उम्र गुजारने वाली कुएं की मेंढक, जबकि बारी शहरी जिंदगी गुजार रहा था। हिनाया की नजर में बारी हर लिहाज में उससे बेहतर था। अभी से ही भाई के ख्यालों में खो गई हो। हिनाया की मामूजात कजन फिजा ने उसके कंधे से कंधा टकराया तो वो होश की दुनिया में वापस आई। उसने एतराफ में नजर दौड़ाई तो उसे अंदाजा हुआ वो अपनी कजन्स की झुरमट में बैठी थी जो उसकी शादी के फंक्शंस की तैयारियों व जोरों शोर से तबसरा करने में मसरूफ थी। मैं बता रही हूँ ये लड़की अब हमारे हाथ से गई। किसी ने लुकमा दिया तो वो अपनी गायब दमागी पर शर्मिंदा हुई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मेरी तबीयत कुछ नासाज है इसलिए। हिनाया ने पहलू बदला तो सब उसकी घबराहट पर हंसने लगी। सब पता है हमें। शादी का सूट सामने आते ही मैडम किसी और ही दुनिया में पहुंच गई थी। सब पता है हमें तुम्हारे दिल का हाल। अब तो बहाने ना बनाओ। फिजा ने उसे छेड़ने के लिए बात अधूरी छोड़ दी और वो पहले ही अलग थलग रहने की आदी थी। अब उनकी बातें उसे मजीद परेशान कर रही थी। हमारी बहन को ना ही सताया जाए क्योंकि अभी शादी में बहुत दिन है। आज ही सारी बातें खत्म करने का इरादा है क्या? जिनिया भीड़ को चीरती हुई आई। उसके हाथ में ट्रे थी जिसमें मशरूब के ग्लास थे। वो जानती थी आजकल हिनाया का मिजाज बदलते टाइम नहीं लगता था, इसीलिए वो जल्दी ही किचन से वापस आ गई थी। वो नहीं चाहती थी कि इतने मेहमानों के बीच हिनाया अपना कमलीपना शुरू कर दे। जिनिया ने फिजा से पूछा, तुम लोग यहाँ आए किस लिए हो? आज ज़हरा फूफो ने हमें खास तौर पर ढोलक में इनवाइट किया है। फिजा ने इटलाकर कहा। तो हाँ, इन मिरासियों की ही तो कमी थी। हिनाया ने दिल ही दिल में कहा। वो इन सब की बातों से आजिज आ चुकी थी। उसने मदद तलब नजरों से बहन की तरफ देखा मगर जिनिया ने उसे मुकम्मल नजरअंदाज किया। हाँ तो फिर जिस काम के लिए आए हो वो तो शुरू करो। मैं तो बेताबी से मुंतजिर हूँ। सुबह से रात हो गई, अब और कितना इंतजार करवाओगे?
जिनिया की बात पर सब लड़कियां जोश में आ गईं। ड्राइंग रूम के सोफे पीछे हटाकर कारपेट पर गाँव तकिए लगाकर निशस्त तैयार की। अम्मा साईं और जहरा भी सिंगल सोफों पर विराजमान तालियां बजा बजा कर शादी के गीत गाती लड़कियों को देख रही थी। हिनाया को यह सब बेमकसद लग रहा था। अपनी मुस्कुराहट बेमैनी लग रही थी, जैसे वो खुद को एक हसीन ख्वाब देखने पर मजबूर कर रही हो। आपी, मैं अभी आती हूँ। हिनाया उठी और किचन में आ गई। लंबी लंबी सांसें ली, फिर ठंडे पानी का गिलास होंठों से लगा लिया। ये मुझे क्या हो रहा है? वो अपने दिल की पल पल बदलती हालत से परेशान थी। घुटन बढ़ने लगी तो वो सबसे नजर बचाते हुए अपने कमरे में आ गई। एक यही जगह थी जहां उसकी रूह सुकून महसूस करती थी। एक उसके जिस्म का पूर पूर सांस लेने लगता था। वो अपने बाजू फैलाए बेड पर चित लेटी थी। बारी, मैं बहुत उलझन का शिकार हूँ। मैं नहीं जानती क्या बात है, मगर मुझे ऐसे महसूस होता है जैसे उसने अपने खुश होंठों पर जुबान फेर कर इन्हें तर्क किया, जैसे आप मुझे पसंद नहीं करते। आखिर हनाया ने अपनी उलझन को अल्फाज दे ही दिए थे। आज तक बारी ने उसे छोटे बच्चे की तरह ट्रीट किया था, जैसा सब उसे ट्रीट करते थे। उसने बारी के अंदाज में कभी कोई ऐसी बात नहीं देखी थी जो उसे खुशफहमी में मुब्तला कर देती। आम सा अंदाज था जो उसे खास लगता था, मगर अब इस मुकाम पर जब उनके अनजाने रिश्ते को नया नाम मिलने वाला था, इसे शिद्दत से एहसास हो रहा था कि वो बारी के लिए ज़रूरी तो ना थी, बारी उसके लिए ज़रूरी था। सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई, उसे पता भी नहीं चला। जागने और सोने की दरमियानी कैफियत में उसकी नज़रों के सामने बारी बैठा उससे कुछ कह रहा था और उससे कुछ फासले पर सर झुकाए बैठी हिनाया। मुझे उससे मोहब्बत है। उसने अपने हाथ में पकड़े पिंजरे को गोद में रख लिया जिसमें छोटे तोतों का जोड़ा था। मैं इन्हें आज़ाद नहीं करूंगी। मोहब्बत में कैद नहीं होती कमली, मोहब्बत तो आज़ादी का नाम है। कभी खुद को किसी पर मुसल्लत ना करो। किसी चीज़ को अपने साथ बांध कर रखने का फ़ायदा नहीं है। वो आपके साथ रहेगी तो ज़रूर, मगर उसे हकीकी खुशी नहीं मिलेगी। तुम इन परिंदों से मोहब्बत करती हो ना? बारी ने नरमी से उसके हाथों से पिंजरा लिया और उसका दरवाज़ा खोल दिया और वह हैरान नज़रों से उड़ते हुए परिंदों को देखती रही। मोहब्बत छोटी या बड़ी नहीं होती, मोहब्बत मोहब्बत ही होती है। और मोहब्बत इंसान को ज़िंदगी में ऐसे मुकाम पर ज़रूर ले आती है जहाँ वो उससे कुर्बानी मांगती है। या तो उसे मोहब्बत कुर्बान करनी पड़ती है या अपनी खुशी। तुम अपनी खुशी कुर्बान करना सीख लो। मैं चाहता हूँ तुम हमेशा खुशी कुर्बान करो, क्योंकि मोहब्बत कुर्बान करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है नाया। 3 साल पहले कही गई बातें वो आज समझ गई थी। बारी उसे क्या समझाना चाहता था। कभी वो कहा करती थी कि उसे समझ नहीं आती बातों की, तो वो कहा करता था कि तुम कभी गौर करोगी तो ही समझ आएगी। और आज वो हर बात की गहराई तक जाकर सोच रही थी। हिनाया हिनाया दरवाजे पर मुसलसल दस्तक जारी थी। उसने बमुश्किल अपनी खुमार आलूद आंखों को खोला। चकराते सर को एक हाथ से थामे वो दरवाजे तक आई। कब से मैं आवाजें दे रही हूँ, सब परेशान हो रहे थे। आपी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जिनिया ने उसके सूख चेहरे को छुआ जो बुखार से तप रहा था। हिनाया, क्या हालत बना रखी है तुमने? कोई कह सकता है कि चंद दिन बाद तुम्हारी शादी है? दुल्हन की हालत ये है। उसने गुस्से से उसे देखा। कौन सी सोचें हैं जो तुम्हें सांस नहीं लेने दे रही? खैर, मैं मेडिसिन लेकर आती हूँ। दरवाजा लॉक ना करना। जिनिया के जाने के बाद उसने साइड टेबल से मोबाइल उठाया और कॉल मिलाने की कोशिश करने लगी। 5 मिनट की कोशिश के बाद वो बारी का नंबर मिलाने में कामयाब हो गई। आखिर तुम्हें कॉल करनी आ ही गई। बारी की आवाज़ सुनते उसने सर्द लहजे में पूछा, आप कब आ रहे हैं? क्या हुआ, सब ठीक है? आप कब आ रहे हैं? हिनाया ने एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर अदा किया। तुम जानती हो कमली, मैं अभी नहीं आ सकता। मैं पहले डैड से फूफो का जिक्र कर लूँ। मैं चाहता हूँ कि इंशिरा को भी हवेली में वही मुकाम मिले जो तुम्हारा है। बस कर दे बारी, बहुत हो गया, हिनाया ने चिल्ला कर कहा। इंशिरा का नाम सुनते ही वो आपे से बाहर हो गई थी। क्या हो गया है आपको? आपको सबकी फिक्र है। कभी आपने मेरे बारे में सोचा है मैं क्या चाहती हूँ, क्या सोचती हूँ? आपको अगर किसी की परवाह है तो वो है फूफो और इंशिरा। कमली, ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो? तुम इतनी बदतमीज तो नहीं थी। ऐसी बातें करने का क्या मकसद है? बारी ने हैरत से पूछा। मैं बदतमीज हूँ? हिनाया ने अपनी तरफ इशारा किया। सही है, मुझे जवाब मिल गया है। मैं बदतमीज हूँ, बदलिहाज हूँ और बात करने का तरीका भी नहीं आता। मैं आपके लायक नहीं हूँ, आप यही कहना चाहते हैं? ठीक है। उसने कान से मोबाइल हटा लिया। कमली, बारी की आवाज़ उसके कान तक पहुंची, मगर उसने एक नज़र मोबाइल को देखा, फिर पूरी कोर से उसे दीवार पर दे मारा। गम और गुस्से की कैफियत में उसने अपनी शॉल उठाकर अपने गिर्द लपेट ली। फिर कमरे से मर्दान खाने तक का सफर इस तेज से कदम उठाते हुए तय किया। बाबा साईं के कमरे पर दस्तक देते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। हवेली के इस हिस्से में वो बहुत कम आई थी। बाबा साईं से उसका सामना बहुत कम होता था। ईद त्यौहार पर ही उनसे मुलाकात हो जाती। उनकी बारोब शख्सियत के सामने कभी उसने नजर उठाकर नहीं देखा था और आज वो उनके फैसले पर सर उठाने वाली थी। दरवाजा खुलने की आवाज आई और वो 2 कदम पीछे हटी। सामने अब्दुल समद खड़ा था। हिनाया, तुम इस वक्त यहाँ? वो बाबा साईं, उसने डरते हुए पूछा। बाबा साईं तो नहीं है। अब्दुल समद ने गैर महसूस तरीके से अपने अकब में मौजूद दरवाजे को बंद कर दिया। हिनाया के चेहरे पर एक रंग आ रहा था और दूसरा जा रहा था। आपने जो बात करनी है मुझे बता दो, मैं बाबा साईं को बता दूंगा। मुस्कुराते हुए उसने उसके सर पर हाथ रखा और अपनायत से पूछा। तो हिनाया ने नम आंखों से उसे देखा। अरे बेटा, आप इतना परेशान क्यों हो? भाई,
हिनाया ने हिम्मत की और आखिरकार बात कह ही दी, मुझे बारी से शादी नहीं करनी। उसने शर्मिंदगी से सर झुका लिया, मुझे शादी नहीं करनी। टिप टिप करके उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। चलो कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, मैं बाबा साईं से बात करूंगा। आपको बारी ने कुछ कहा है क्या? हिनाया ने नफी में सर हिलाया और वहां से जाने लगी। अब्दुल समद हैरान नजरों से कमली की तरफ देख रहा था। मैंने तुम्हें आजाद कर दिया है बारी। उसकी आंखों के सामने साया लहराया। अब्दुल समद ने उसे लड़खड़ाते हुए देखा। वो भागता हुआ उस तक पहुंचा, मगर तब तक वो बेसुध होकर गिर चुकी थी। हिनाया, अब्दुल समद ने उसे पुकारा, मगर वो बेहोश हो चुकी थी। वो उसे उठाकर उसके रूम में ले आया। हिनाया को बेड पर लिटाकर उसने उस पर चादर दे दी। वो कमरे में टहलते हुए बार बार हिनाया को देख रहा था। उसकी हालत साफ बता रही थी कि वो जहनी दबाव का शिकार है। अब्दुल समद ने डॉक्टर को कॉल कर दी थी। हिनाया, जिनिया की आवाज पर उसने मुड़कर देखा। इसे क्या हुआ है और आप यहाँ? जिनिया ने दवाई साइड टेबल पर रखी और हिनाया को पुकारा। ये बेहोश है, डॉक्टर आता ही होगा। परेशान होने की कोई बात नहीं है। कैसे परेशानी की बात नहीं है? जिनिया के हाथ पांव फूल गए थे। मैं मामा को बुलाकर लाती हूँ। नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, मैं बाहर जा रहा हूँ, डॉक्टर आने वाला है और इस बात की किसी को खबर ना हो। जिनिया ने शौहर की बात पर इस बात में सर हिलाया तो वो तेजी से कमरे से बाहर चला गया। हिनाया की आंख खुली तो जिनिया उसके बेड के साथ कुर्सी रखे बैठी थी। उसने चंद सेकंड एतराफ में नजरें दौड़ाई। वो अपने ही कमरे में थी। ऐसा ऐसा उसका जहन बेदार हुआ तो उसकी नजरों के सामने रात के मनाजिर फिल्म की तरह चलने लगे। वो बेड से उठी और फ्रेश होने बात में चली गई। वो फ्रेश होकर आई तो जिनिया को अपना मुंतजिर पाया। वो खामोशी से चलती हुई ड्रेसिंग टेबल तक आई और अपने गीले बालों में ब्रश करने लगी। हिनाया, जिनिया ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे पुकारा, मगर उसने जवाब नहीं दिया। क्या मैं तुमसे कुछ पूछने का हक रखती हूँ? आप हक तो रखती हैं आप ही, मगर इस वक्त मेरे पास आपके किसी सवाल का जवाब नहीं है। मैं तुमसे कोई वजाहत नहीं मांग रही, बस ये पूछना चाहती हूँ, क्या तुम भाई के बगैर रह लोगी? उसने चौंक कर जिनिया की तरफ देखा। वो खुद से भी इजहार करने से डरती थी, लेकिन उसकी बहन तो कब से इस रात से वाकिफ हो चुकी थी। तुम तो खुद भी नहीं जानती कब तुम्हारी आंखों में अब्दुल बारी के नाम की कंदीलें रोशन हो गई थी। मैं तुम्हारी बहन हूँ और मैं अच्छी तरह जानती हूँ मेरी कमली के दिलो दिमाग में क्या है। मैं नहीं जानती तुमने ये फैसला क्यों किया, मगर मैं ये जानती हूँ इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जिनिया ने उसे आने वाले वक्त से आगाह किया। वैसे तो अब्दुल समद ने उसे पूरा यकीन दिलाया था कि बाबा साईं तक बात पहुंचने से पहले ही वो मसले का हल निकाल लेगा, मगर उसका दिल उसे किसी करवट सुकून नहीं लेने दे रहा था। उसकी छठी उसे किसी अनहोनी का इशारा दे रही थी। मैं हर अंजाम के लिए तैयार हूँ, मेरे लिए बारी की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं। हिनाया अपनी बात कहने के बाद वहां से चली गई। सुबह के वक्त पूरी हवेली में सुकून छाया हुआ था। उसका रुख पाइन बाग की तरफ था। हरी भरी घास जिस पर शबनम की नमी मोतियों की तरह चमक रही थी। वो छोटे छोटे कदम उठाते हुए बाग की वसत में आ गई। वो नीले आसमान को देख रही थी। शायद आखिरी बार। वो जानती थी बाबा साईं असूलों के पक्के थे। कुछ देर में बाबा साईं को सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया जाएगा, उसके साथ जो भी हो, मगर वो बारी के साथ कुछ नहीं होने देगी। मैं बारी से मोहब्बत करती हूँ, मगर वो तो नहीं करते ना। हिनाया दिल ही दिल में खुद से मुखातिब थी। बारी, होंठ फड़फड़ाए उसका नाम पुकारा गया। बारी, मेरी आंखें तरस गई हैं, और अब ये आंखें जिन्होंने आपके सिवा कभी किसी को नहीं देखा था, अब शायद उसकी जिंदगी एक शायद पर आकर रुक गई थी। वो अपनी ही सोचों में गुम थी कि किसी ने उसका बाजू जोर से पकड़कर खींचा। वो गिरते गिरते बची थी। उसने अपनी कलाई की तरफ देखा जो किसी के हाथ में थी। फिर उसने नजरें उठाई। सामने अब्दुल बारी खड़ा उसे कहर आलूद नजरों से देख रहा था। हिनाया कबीर हमदानी। उसने एक एक लफ्ज चबा चबा कर अदा किया। हिनाया होंगों की तरह उसे युक्तक देख रही थी। आज पहली बार उसने हिनाया का नाम पुकारा था। अच्छा, तो अब ये मुझे कमली भी नहीं पुकार सकते? उसने जलकर सोचा। तुम चाहती क्या हो? अब्दुल बारी सगीर हमदानी। हिनाया ने एक झटके से अपनी कलाई उसकी गिरफ्त से आजाद करवाई। मेरा हाथ छोड़े। आवाज ऐसा थी मगर उसका लहजा सर्द था। इस दफा हैरान होने की बारी सामने वाले की थी। मैं आपसे शादी करना ही नहीं चाहती। क्यों? बारी के सवाल ने उसे लाजवाब कर दिया था। सारी सर्द महरी हवा हो गई थी। उसकी आंखों में फिर सामन आ ठहरा था। उसने अपना सर झुका दिया। कमली, बारी ने अपनायत से उसे पुकारा। मैं आपकी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती। वो रुंधी हुई आवाज में गोया हुई। मैं आपको कैद नहीं करना चाहती, जबरदस्ती आपको एक रिश्ते में बांध कर। बारी ने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही काट दी। और अगर मैं खुद कैद होना चाहूँ तो? मैं खुद को इस काबिल नहीं समझती। मैं आपके लायक नहीं हूँ। जिंदगी में किस मोड़ पर आकर आपको इस बात का अंदाजा जरूर होगा। आपके साथ तो कोई इंशरा जैसी पढ़ी लिखी लड़की होनी चाहिए। फूफू की बेटी है वो। बारी को उसकी बात सुनकर सदमा हुआ था। वो मेरी बहनों जैसी है। मैं भी तो चाचू की बेटी हूँ, आपकी बहन जैसी। अब मैं इस अकल से मासूम लड़की को कैसे समझाऊं कि वो मेरे लिए क्या अहमियत रखती है? बारी ने अपनी गर्दन सहलाते हुए सोचा। तुम ठीक 2 दिन बाद मुझे अरूसी लिबास में मिलो, वरना। बारी ने बात अधूरी छोड़ दी। वरना क्या करेंगे आप? इनाया ने झट से अपना झुका सर उठाया। वो जो वहां से जाने लगा था वहीं रुक गया। वरना मुझे डॉक्टर से डाकू बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। उसने आखिर नजर उस पर डाली और जेरे लब मुस्कुराता हुआ वहां से वॉकआउट कर गया। हिनाया हवास बाख्ता खड़ी रह गई। आज अब्दुल बारी की जिंदगी का अहम दिन था। ये दिन उसके लिए इन अनगिनत खुशियां लेकर आया था।
आज उसकी मोहब्बत, उसकी कमली हमेशा के लिए उसकी हो जाने वाली थी। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो उसके और इंशरा के बारे में गलत भी सोच सकती है। मैं और इंशरा, इस सवाल का जवाब उसका जहन नफी में दे रहा था। इनाया, तुम्हें मैं यूं ही तो कमली नहीं कहता। वो कद आवर आईने के सामने खड़ा यही सोच रहा था। उसने स्याह शेरवानी जेबेतन कर रखी थी जो कि चांदी की तार और मोतियों से कड़ी हुई थी, जो उस पर खूब जच रही थी। वो अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुका था। उसने आखिरी नजर अपने कमरे पर डाली। सजा सजाया कमरा हिनाया का मुंतजिर था। अपने बालों को आखिरी बार सेट किया और फिर वो तेजी से कमरे से बाहर चला गया। सीढ़ियां उतरते उसने अब्दुल समद के साथ खड़े शोएब को देखा। तुम्हें किसने बुलाया? आखिरी सीढ़ी पर रुककर उसने पूछा। मैंने। जवाब अब्दुल समद की तरफ से आया था। एक मैं ही तो इकलौता इंसान हूं जो तुम्हें मुंह लगाता है। शोएब ने उसे गले से लगा लिया। आज तो मेरे यार की शादी है, कैसे ना आता। हाय मेरी फूटी किस्मत। बारी कहता हुआ सीढ़ियां उतरकर भाई की तरफ बढ़ गया, जबकि शोएब वहीं खड़ा उसका मुंह देखता रह गया। आज तो मेरा शहजादा बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो तीनों चलते हुए बड़े से लॉन में आए, जहां बहुत से लोग उनके मुंतजिर थे। मर्दों के लिए सारा इंतजाम हवेली के अकब में मौजूद लॉन में किया गया था, जबकि खवातीन के लिए पाए बाग मुख्तस किया गया था। डैड का इशारा पाकर वो कजन्स और दोस्तों का झुरमुट छोड़कर उन तक आया। अब्दुल समद ने बताया है वो दोनों हवेली में आ चुके हैं। डैड, आपने मुझे माफ़ कर दिया है ना? बारी ने पुरउम्मीद लहजे में पूछा तो वो मुस्कुरा दिए। मैं तुमसे कभी नाराज़ ही नहीं था, तुम्हारा गुस्सा जायज़ था। फातिमा ने तुम्हें माँ बनकर 8 साल पाला, उसके बारे में सच दरियाफ्त करना, फिर मेरे साथ बेरुखी बरतना तुम्हारा हक था। मगर बेटा, मैं चाहकर भी तुम्हें हकीकत नहीं बता सकता था। अब जाओ, सब तुम्हारा अम्मा साईं के कमरे में इंतजार कर रहे हैं। बारी ने इस बात में सर हिलाया और लंबे लंबे डग भरता हवेली में दाखिल हुआ। अम्मा साईं के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा ज़हरा बी ने खोला। कमरे में कदम रखते ही उसकी नज़र अम्मा साईं पर पड़ी, जो बेड पर बैठी थीं। फातिमा, फूफो और इंशरा उनके दाएं बाएं बैठी थीं। अम्मा साईं और फूफो जोरों शोर से रोने में मसरूफ थीं। बारी ने हवेली में सबको हकीकत से आगाह कर दिया था, सवाए बाबा साईं के। इन्हें शादी के बाद ही बताने का इरादा था, मेहमानों के सामने किसी भी किस्म के हंगामे से बचने के लिए। बाबा साईं से कुछ देर के लिए इस हकीकत को छुपा लिया गया था। अगर आपका रोना धोना हो चुका है तो यहाँ भी नजरे करम कर दें। भाई, इंशरा उसे देखते ही चलाई। आप तो आज मेरे ही भाई लग रहे हैं। मेरा मतलब है मेरी तरह खूबसूरत। मेरा बेटा आज शहजादा लग रहा है। फातिमा ने उसके माथे पर बोसा दिया। तो आगे पीछे मैं फकीर लगता हूँ? बारी ने चौंक कर पूछा। अरे, तुम तो रोज ही शहजादे लगते हो। अब अपनी तारीफ सुनने का इरादा है तो ये अलग बात है। ज़हरा बी ने मुस्कुराकर कहा। अच्छा, अब मुझे बताएं, बाबा साईं का क्या करना है? बारी ने घड़ी को देखते पूछा। वो ज्यादा देर मंजर से गायब नहीं रह सकता था। करना कुछ भी नहीं है। अम्मा साईं ज़हरा बी का हाथ थामे उस तक आईं। वो फातिमा को मार देंगे और मैं अपनी बेटी एक बार फिर नहीं खोज सकती। मगर हम ज्यादा दिन तक इस बात को छुपा नहीं सकते। बारी ने कहा। मैं ज्यादा वक्त लूंगी भी नहीं, बस आज की रात। कल सुबह मैं खुद बाबा साईं का सामना करूंगी। बाबा साईं के सामने इस बार मैं अकेली नहीं, सब घर वाले मेरे साथ हैं। फातिमा ने मुस्कुराकर कहा। चलो फिर मैं जाऊं? बारी ने दोबारा घड़ी की तरफ देखा तो सब मुस्कुराने लगे। इतनी भी क्या जल्दी है? हिनाया भाभी कहीं भागी तो नहीं जा रही? इंशरा ने उसे चिढ़ाने के लिए कहा। हिनाया नहीं, बाबा साईं को शक हो जाएगा कि ये लड़का निकाह के ऐन मौका पर गायब हो गया है। और एक बात बताओ, ये हिनाया भाभी कब से हो गई? जब से मैंने इन्हें अरूसी लिबास में देखा है। अब भाई, मैं आपको क्या बताऊं, भाभी क्या गजब की लग रही हैं। एक बार आप देखेंगे तो होश उड़ जाएंगे। शर्म तो नहीं आती तुम्हें? सब क्या सोचेंगे कि माँ से ये सब सीखा है तुमने? बेटी की बेशर्मी पर फातिमा ने उसे डांट पिलाई। एक ही तो भाई हैं। अब्दुल समद भाई की शादी पर तो मैं यहाँ नहीं थी। इंशरा ने मुंह बना लिया। फुफो, करने दे इसे मजाक, पर याद रखना हमारी भी एक ही बहन है। वो कहता हुआ कमरे से बाहर चला गया। मोबाइल वाइब्रेट हुआ तो उसने भाई का नाम देखकर कॉल उठाई। जी भाई, आ रहा हूँ। बारी तेज से कदम उठाता वहां पहुंचा तो तवक्को के एन मुताबिक बाबा साईं, डैड और भाई मौलवी साहब के साथ बैठे उसके मुंतजिर थे। उसे भाई ने बताया था कि हिनाया की तरफ से निकाहनामे पर दस्तखत हो गए थे। निकाह मुकम्मल होने के बाद वो सब मेहमानों से मिलने में मसरूफ हो गए थे। पुरतकल्लुफ खाने के बाद सब यंग पार्टी अपनी महफिल जमा कर बैठ गई थी। हवेली की शादियां यूं ही सादगी से की जाती थीं, चंद रस्में, निकाह और बस। शोर शराबा, संगीत की महफिलें, फोटो या शादी की फिल्म नहीं बनाई जाती थी। बाबा साईं की भाई की हवेली और गांव के लोग ही तकरीब में मौजूद थे। अब्दुल बारी गला खंकारते हुए कमरे में दाखिल हुआ। हनाया के दिल की धड़कन बेकाबू हो रही थी। वो उसके करीब बैठ गया। वो सिर्फ आंचल का घूंघट गिराए बैठी थी। उसका रोशन चेहरा अजीब सी रोशनी में घिरा हुआ था। द्रास पलकें झुकी हुई थी। वो कितने ही लम्हे खामोश बैठा उसे देखता रहा और फिर उसने आगे बढ़कर उसका घूंघट धीरे धीरे उठाया। हनाया सुर्ख अरूसी लिबास, कीमती जेवरात में मुज़य्यन इस वक्त उसका रूप बारी के होश उड़ा देने के लिए काफी था। आज से पहले उसने कभी नजर भरकर उसे नहीं देखा था। तुम बहुत अच्छी लग रही हो, मगर तारीफ तो उस वक्त की जाती अगर जो तुमने शादी से इनकार ना किया होता। बारी ने लहजे में दुनिया जहां की उदासी सुने हनाया की तरफ देखा, फिर बेड से उठा। वो जो नर्वस सी बैठी थी, उसने एकदम नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में खौफ था। उसने चंद सेकंड बारी को देखा, फिर नजरें झुका ली।
बारी दिल ही दिल में उसकी हालत से लुत्फ अंदोज हो रहा था। आज वो अगले पिछले सब हिसाब बराबर करने के मूड में था। चलो उठो जल्दी, बारी ने सख्त और बारोब लहजे में कहा। जी? वो हैरत से उसे तकने लगी। बारी ने अपनी बात दोहराई तो वो अपना लहंगा संभालते हुए उठ गई। सारी रात क्या ऐसे ही बैठी रहोगी? कपड़े बदलो जाकर। उसने एक बार दोबारा उसे देखा, फिर सिंघार मेज के सामने खड़ी हो गई। उसे समझ नहीं आ रही थी वो दुपट्टा उतारे कैसे। उसे ऐसे लग रहा था कि जिनिया ने दुनिया जहान की पिनें उसी को लगा दी थी। उसने बामुश्किल एक दो पिन ही खोली थी कि तीसरी पिन उसके हाथ में चुभ गई। कभी कोई काम ठीक से किया भी है कि नहीं? हिनाया ने आईने में नजर आते बारी के अक्स को देखा। अब उसका जवाब दे चुका था। उसने रुख बारी की तरफ किया। मैं जानती थी आप मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए तो कहा था ना करें शादी। हनाया ने भराई आवाज में कहा तो बारी भी चौंक पड़ा। उसने हनाया का झुका सर ऊपर किया तो वाकई वो रो रही थी। हाँ वाकई मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। बारी ने उसकी आंखों में झांका। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बेइंतहा मोहब्बत। हनाया ने अपनी घनी पलकें झुका ली। आप झूठ बोल रहे हैं कमली। बारी ने धीरे से उसका नाम पुकारा। मोहब्बत इजहार की मोहताज नहीं होती। ये एक जज्बा है, एहसास है जिसे महसूस किया जाता है। मेरे ग्रेस और मोहतात अंदाज ने तुम्हें यह सोचने पर मजबूर किया कि मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है, और इंशरा के जिक्र पर मेरे और उसके बारे में गलत सोचा। उसने शर्म से सर झुका लिया। बारी ने उसके चेहरे को हाथों से थाम कर ऊपर उठाया, मगर उसकी नजरें अभी भी झुकी हुई थीं। मेरी मोहब्बत का जज्बा इतना बेमोल नहीं था कि किसी नाम महरम पर लुटा देता। तुम मेरी मोहब्बत हो, मगर मैं नहीं चाहता था कि इस पाकीज़ा जज्बे में कोई भी खोट दाखिल हो। मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार संभाल कर रखा था, एक खास वक्त के लिए। बारी ने झुककर उसके गुलनार होते गाल को होंठों से छुआ। एक खास लड़की के लिए जो मेरी जिंदगी है। हनाया शर्मो हया से सिमट गई। सच्ची मोहब्बत मिलकर रहती है कमली दिनी कम्मी। बारी ने उसको छेड़ा। रौनुमाई का तोहफा चाहिए क्या? तोहफा? हिनाया ने मुस्कुराकर पूछा। हाँ, मगर बदले में मुझे भी तोहफा चाहिए। बारी ने उसे बेड पर बिठा दिया और खुद जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। ये आप नीचे क्यों बैठ गए हैं? हनाया ने घबरा कर पूछा। बारी ने साइड टेबल की दराज से छोटी सी मखमली डब्बी निकाली, जिसमें से खूबसूरत अंगूठी उसने हनाया के हाथ में पहना दी। आज से मेरी हर सांस तुम्हारे नाम। कमली बिना पलक झपकाए उसे देख रही थी। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। कमली ने अपना सर झुका लिया। वो चंद लम्हे खामोश रही, और जब बोली तो अब्दुल बारी रो तक खिल उठा था। आज से मेरी हर धड़कन आपके नाम। हनाया ने शर्माकर अपने हाथों के प्याले में चेहरा छुपा लिया। बारी उसके खूबसूरत अल्फाज पर उसे देखता रह गया। उसके लिए इससे बढ़कर कोई तोहफा नहीं हो सकता था। जो मैं सच कहूं तो बुरा लगे, जो दलील दूं तो जलील हूं। ये समाज जहल की जद में है, यहाँ बात करना हराम है। बारी की आंख खुली दरवाजे पर दस्तक मुसलसल जारी थी। वो झुंझलाकर उठा। उसने हनाया की तरफ देखा, मगर वो बेड पर नहीं थी। बारी ने दरवाजा खुला तो सामने इंशरा खड़ी थी। बारी ने घड़ी की तरफ देखा, जो सुबह के 8 बजा रही थी। तुम सुबह सुबह यहाँ, खैर तो है ना? बारी ने उसके चेहरे पर छाई परेशानी को देखते हुए पूछा। भाई? इंशरा की घबराई हुई आवाज उसकी समाज से टकराई। वो मामा, बाबा साईं। इंशरा ने अभी इतनी सी बात ही बताई थी कि वो तेजी से कमरे से बाहर चला गया। इंशरा तुम यहाँ, और बारी कहाँ गए? हिनाया, जो अभी ड्रेसिंग रूम से बाहर आई थी, अपने बाल बांधते हुए पूछा। वो भाई नीचे मम्मा और बाबा साईं पता नहीं उनके साथ क्या करेंगे। इंशरा ने रोना शुरू कर दिया था। बाबा साईं बहुत गुस्से में है। कुछ नहीं होता, इंशरा बारी गए हैं ना? हनाया ने उसे गले से लगा लिया। सब ठीक हो जाएगा। हनाया ने चादर से अच्छी तरह खुद को ढांप दिया और उसे संभालती हुई नीचे चली गई। दालान में पहुंचकर उसने देखा, बारी फातिमा फूफो के साथ खड़ा उनसे बात कर रहा था। जहरा भी, अम्मा साईं, जिनिया पहले से ही मौजूद थे। मर्दान खाने से बाबा साईं जलाली कैफियत में अपनी बंदूक थामे बाहर निकले, जिनके पीछे पीछे सगीर हमदानी और अब्दुल समद भागते हुए बाहर आए। बाबा साईं, ये आप क्या करने जा रहे हैं? सगीर हमदानी ने अपने बाप की बंदूक की नाल पकड़ ली। जो बीच में आएगा पहली गोली उसी के सीने को छड़नी करेगी। बाबा साईं ने बंदूक को झटका दिया और नाल फातिमा की तरफ की। मैं इस कमजात का सारा खून बहाकर आज इस हवेली को पाक कर दूंगा। दालान में मौजूद तमाम नफूस के चेहरों पर डर था, सवाए अब्दुल बारी के, क्योंकि उसके लिए ये सूरत हाल नॉर्मल थी। वो जानता था बाबा साईं किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो चलता हुआ इन दोनों के दरमियान आ खड़ा हुआ। बंदूक की नाल उसने अपने सीने पर रख ली। 8 साला अब्दुल बारी और 26 साला अब्दुल बारी में जमीन आसमां का फर्क है। मैंने फुफ्फो को हमेशा अपनी माँ का दर्जा दिया है। एक बार तो आपने इन्हें मुझसे छीन लिया था, मगर अब नहीं बाबा साईं। अब्दुल बारी ने उनकी आंखों में देखकर बंदूक की नाल अपने सीने पर ठोक कर कहा। मेरे जीते जी तो आप फुफ्फो को हाथ भी नहीं लगा सकते। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मुझे? मैं धमकी नहीं दे रहा, बल्कि आपके सामने खड़ा हूँ। आए, मारे मुझे। बारी ने दोनों बाजू फैलाकर कहा। फिर वो जो खड़ी है ना, काली चादर में मौजूद मेरी बीवी। बारी ने हनाया की तरफ इशारा किया। वो बेवा अच्छी लगेगी क्या? नहीं ना? उसे मेरे बाद मारिएगा, फिर उसके साथ खड़ी अपनी नवासी इंशरा को मारिएगा, क्योंकि अपनी माँ को मरते हुए वो कैसे देख सकती है। ऐसे ही सबको मारकर आप अपनी 1.5 इंच की मस्जिद के मेंबर पर अपने अना और गरूर को लटका लीजिएगा। बारी ने दोनों हाथों से ताली बजाई। क्या गैरत का मुजाहरा किया है आपने? तुम? बाबा साईं की आंखों में खून उतर आया था।
फिजा में फायर की आवाज गूंजी। हनाया ने जोरदार चीख के साथ अपनी आंखें बंद कर ली और ढल कर अपने दिल पर हाथ रखा। दहल कर एक लम्हे के लिए उसके दिल की धड़कन रुक गई थी। वो वहीं बैठती चली गई। इंशरा ने उसके बेजान वजूद को सहारा दिया। साईं, अम्मा साईं की आवाज ने खामोशी तोड़ी थी। हनाया ने डरते डरते अपनी आंखें खोली। अम्मा साईं ने बंदूक की नाल छत की तरफ कर दी थी। बारी के माथे पर एक भी शिकन नहीं आई थी। यहाँ अगर किसी की गलती है तो वो हम हैं, अगर किसी को मरना चाहिए तो वो हम हैं। अम्मा साईं अपने शौहर के सामने खड़ी थी। बाबा साईं ने कुछ कहना चाहा तो उन्होंने हाथ उठाकर इन्हें रोक दिया। हमने आज तक आपके किसी फैसले पर जुबान नहीं खोली, मगर आज हमें बोल लेने दे। हमने अपनी बेटी को इजाजत दी, निकाह की हमने। अम्मा साईं ने अपने सीने पर हाथ मारा। आप चाहते थे हमारी बेटी सारी उम्र हवेली में गुजार देती, बिन ब्याही बेवा की तरह। क्या हमारी बेटी की जिंदगी जीने का हक नहीं था? जब वो हमारे सामने झोली फैलाकर अपने आने वाली औलाद की जिंदगी की भीख मांग रही थी, वो औलाद जो जायज थी, क्या हम सारी उम्र उस भाई के बच्चे पालने के लिए छोड़ देते? ये कहाँ के असूल हैं? हम जानते थे आप नहीं बदलेंगे, इसलिए कहा जा बेटी अपनी खुशियों की जंग खुद लड़। उसने जो कुछ किया हमारे कहने पर किया। मार दे हमें, हम अपनी बेटी की मोहब्बत के आगे हार गए। अम्मा साईं वहीं बाबा साईं के कदमों में बैठ गई। बाबा साईं चंद कदम पीछे हटे, फिर तेजी से मर्दान खाने में चले गए। दालान में लकड़ी के दरवाजे को बंद करने की आवाज गूंजी। हनाया को अब्दुल बारी कमरे में ले आया था। वो उसका बाजू मजबूती से थामे हुए थी। उसके नाखूनों की सख्ती बारी अपने बाजुओं पर महसूस कर सकता था और साथ ही साथ कमली ने रोने का शुगल भी जारी रखा था। कमली, चुप कर जाओ यार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। बारी एक एक लफ्ज पर जोर देकर बोला। उसको बेड पर बिठाकर उसके कंधे के गिर्द बाजू रखकर उसे खुद से करीब किया। मैं ठीक हूँ, आप? कमली हस्बे आदत चादर के कोने से अपना चेहरा साफ करते हुए बोली। अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या करती तुम? तो मैंने, कमली ने शू शू के दरमियान बात मुकम्मल की, मैंने इसी बंदूक से बाबा साईं को मार देना था। बारी हैरत से उसे देखता रह गया, जो अब उसके बाजू से सर हटाकर साइड टेबल से टिश्यू उठाकर अपना चेहरा साफ करने के बाद अब नाक पहुंच रही थी। दादा हैं वो हमारे, उसने बाबा साईं का मुकाम बावर करवाया। हाँ तो एक दो तीन, और देखते ही देखते वो सारा गुस्सा टिश्यू पर निकालने लगी। आंसू साफ करके वो टिश्यू का ढेर लगा रही थी। बाबा साईं है ना, तो होंगे, मगर वो कैसे मेरे शौहर पर बंदूक तान सकते हैं? और बारी उसके मुंह से मेरा शौहर सुनने के बाद एक बार फिर शादी मर्ग की कैफियत में चला गया, इस बात से बेखबर कि अभी बाहर क्या हालात थे। आपको जरा ख्याल ना आया अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर? आप तो फूफो की मोहब्बत में शहीद होने चले थे, जरा ख्याल ना आया? मेरा क्या बनता, मैं तो मर जाती। कमली का गुस्से का रुख अब बारी की तरफ था। हाँ, नई नवेली दुल्हन, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। बारी उसकी बातों का लुत्फ लेते हुए बोला। हाँ तो मुझे तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए था, मगर कहाँ, आपको मेरी फिक्र ही नहीं। मैं बेचारी टिश्यू फेंक कर हाथ झाड़ते वो उठी। बारी उसका बदलता रूप देखता रह गया। वो रोना धोना भूलकर अब लड़ाई के मूड में थी। मैं मर जाता तो तुम बाकी बाबा साईं को कत्ल कर देती। बारी ने उसे दोनों कंधों से थाम कर उसका रुख अपनी तरफ किया। हाँ, हनाया ने पुर इत्तमाद लहजे में कहा। इतनी मोहब्बत करती हो मुझसे? उसकी आंखों में झांकता हुआ उसके करीब हुआ। आपके बगैर जिंदगी क्या है मुझे नहीं मालूम, कभी सोचूं तो सांस रुकने लगती है। अगर उसे मोहब्बत कहते हैं तो हाँ, है मुझे मोहब्बत। कमली अभी भी मोहब्बत के मानी समझने से कासिर थी। मेरे लिए तो मोहब्बत का मतलब बारी है, सादगी से कहते हुए वो मुस्कुराई तो बारी को बेख्तियार उस पर प्यार आ गया। कमली, बाबा साईं हमारे बड़े हैं और उनकी, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। हनाया ने जोश से उसकी बात काट कर कहा। कुछ भी? बारी ने पुरशोक नजरों से उसे देखा। हाँ कुछ भी, सोच लो फिर ना कहना। बारी ने धीरे से उसके गिर्द हिसार खींच दिया तो उसे उसकी बात का अंदाजा हुआ। क्या हुआ, जवाब दो अब। वो जो दूर हटना चाहती थी, बारी ने एक बार फिर उसे मुखातिब किया। मुझे तो अब याद आया है, मेरी एक कदर नई नवेली बीवी है जिसका मुझे बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। बारी उसकी कही बातें दोहरा रहा था और उसे अब अंदाजा हुआ था कि बारी उसकी बातों का क्या मतलब निकाल बैठा है। अब मुझे ख्याल तो रखने दो। खुमार आलूद आवाज उसकी समाज से टकराई तो उसके इसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। शर्म से सुर्ख चेहरा लिए वो उससे मुखातिब थी जो किसी और ही दुनिया में खो चुका था। मेरा तो यही मतलब है, तुम जो मर्जी समझो। बारी ने उसकी फरार के लिए कोई राह नहीं छोड़ी थी। हवेली ने एक बड़े हंगामे के बाद खामोशी अख्तियार कर ली, गहरी खामोशी। बाबा साईं खामोश थे, उन्होंने अपनी मसरूफियत अपने कमरे तक महसूस कर ली थी। बाबा साईं के कमरे का दरवाजा गांव के लोगों और अब्दुल समद के लिए खोला जाता था। फातिमा की वापसी की खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी, जिसके साथ ही हवेली में लोगों की आमद अपने साथ नए नए सवालों का एक ऐसा सिलसिला अपने साथ लाई थी जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। चंद दिनों की मुशक्कत ने इन सबको सदियों की थकान दे दी थी। अभी भी ड्राइंग रूम में घर की सब खवातीन महफिल जमाए बैठी थी। अम्मा साईं, आपको नहीं लगता ये खामोशी नया तूफान लेकर आएगी? अनाया ने पुरसोच नजरों से अम्मा साईं को देखा। हवेली में एक इकलौती वही थी जिसे अभी भी उम्मीद थी कि बाबा साईं जरूर कोई हंगामा बर्पा करेंगे। अभी चंद दिन पहले की ही बात थी जब बाबा साईं की गोली से बारी बाल बाल बचा था। बारी ने हनाया को बड़ी मुश्किल से संभाला था। अब भी
इस लम्हे को सोचकर ही उस पर खौफ तारी हो गया था। तुम्हारे बाबा साईं अब कुछ नहीं करेंगे, बेफिक्र रहो। अम्मा साईं के चेहरे पर सुकून था। आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? जिनिया ने हैरत से अम्मा साईं को देखा। बाबा साईं का मिजाज ऐसा तो नहीं है कि इतनी आसानी से ये सब। उसने ज़हरा बी की घुरी पर बात अधूरी छोड़ दी। कितनी दफ़ा समझाया अपनी उम्र से बड़ी बड़ी बातें ना किया करो, मगर नहीं, कैसे हो सकता है दोनों बहनें एक बात भी सुनकर अमल कर लें। ज़हरा बी की बात पर इन दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों बहनें सर झुकाकर हंसने लगीं। लड़कियां शादी के बाद सुधर जाती हैं, ये मजीद ढीठ हो गई हैं। ज़हरा बी ने अपनी सारी भड़ास इन दोनों पर उतारी। जंग में हार के बाद इंसान के पास दो रास्ते होते हैं, या वो मर जाता है या वो जिंदा रहने के लिए हथियार डाल देता है। तुम्हारे बाबा साईं ने अना की इस जंग में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। हर रिश्ता नफरत की आग में डालकर वो खुद कैसे सुकून की ठंडी छांव में बैठ सकते थे। अपनी हार तस्लीम करना इतना आसान नहीं होता, और उनके सामने तो इंशिरा और फातिमा सरापा हार हैं, जिनकी चलती हुई हर सांस के साथ शिकस्त का एहसास मजीद बढ़ जाता है। उनके लिए सब भूलकर बेटी और नवासी को गले लगा लेना इतना आसान नहीं। जिनिया, हम इतने यकीन से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम अपने शौहर को अच्छी तरह जानते हैं। अक्सर शौहर बीवी की मोहब्बत के सामने मजबूर हो जाते हैं। जहाँ मोहब्बत हो वहाँ अना ज़्यादा देर नहीं टिक सकती। हम तो एक लंबे अरसे पर मुहित जंग जीते हैं। अम्मा साईं की बात पर वो दोनों उठकर उनके पास बैठ गईं। अल्लाह अल्लाह, आपने बाबा साईं को मना लिया, हमें बताया भी नहीं। हनाया पर हैरत के पहाड़ टूट पड़े थे। ये नाइंसाफ़ी है। जिनिया ने भी उसका साथ दिया। इतने दिन अम्मा साईं ने बात शुरू की ही थी कि बारी भागता हुआ आया। वेट। बारी ने इन दोनों को उठने का इशारा किया और अम्मा साईं के पास बैठ गया। हाँ, अब बताएं अपनी मोहब्बत भरी दास्तान। बस इसी बेशरम की देर थी। एक बारी और दूसरी इंशिरा, दोनों असल के बेशरम हैं। फातिमा जो कब से खामोश बैठी इन सब की बातों से लुत्फानंदोज हो रही थीं, बोल उठीं। मैंने अंदाज़ा लगाया है बारी, तुम्हारा दिल ख़वातीन की बातों में बड़ा खुश रहता है। मुझे अम्मा साईं की बात सुनकर इन्हें तंग करने आया था, यहाँ फातिमा ने उसकी बाजी ही पलट कर रख दी थी। फुफ्फो, बारी ने एहतजाज किया। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। वैसे भी मैं इजाज़त लेने ही आया था। किस बात की इजाज़त? अम्मा साईं ने उसके माथे पर बोसा दिया। हनाया ने ठिठक कर बारी और अम्मा साईं को देखा। वो जानती थी बारी किस बात की इजाज़त लेने आया था। वो खामोशी से मंजर से गायब हो गई। बारी ने गर्दन को खम देकर जाती हुई हनाया को देखा। छुट्टियां खत्म हो गई हैं। बारी ने मुस्कुराकर उन्हें देखा। आप जानती हैं मेरी जॉब का मसला है अब्दुल बारी। अम्मा साईं ने शाकी नज़रों से उसे देखा। अम्मा साईं, प्लीज़, चंद माह की ही तो बात है। बारी, हमने पहले ही तुम पर यह बात वाज़ेह कर दी थी कि शादी के बाद तुम वापस शहर नहीं जाओगे। अम्मा साईं ने दो टोक बात की। अब आप चाहती हैं एक डॉक्टर गांव में रहकर ज़मीनों को संभाले। बारी ने ठंडी सांस खारिज की। जाओ अपनी बीवी से जाकर इजाज़त लो। अब तो वैसे भी हनाया तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम उसकी। अम्मा साईं ने अपना चेहरे का रुख मोड़ लिया। बारी उनके गाल पर प्यार करते हुए उठा। मेरी प्यारी सी अम्मा जान, इस बार मैं जल्दी आ जाऊंगा। बारी जानता था अम्मा साईं की नाराज़गी चंद लम्हों की होती थी, मगर उसकी कमली की नाराज़गी से वह अच्छी तरह वाकिफ था। वो कमली को कैसे भूल गया था। वो छोटे छोटे कदम उठाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। वो कुछ भी बोल सकती थी, कर सकती थी, और बारी खुद को हर हालात के लिए तैयार कर रहा था। वो उसे शक की निगाह से देख चुकी थी। न जाने क्यों उसके दिल में कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर थी कि वो उसके बारे में गलत भी सोच सकती थी। कमली से किसी किस्म का गुमान लगाया जा सकता था। हिनाया सिंघार मेज़ के सामने खड़ी बाल सुलझा रही थी। कमली, बारी ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। जी। एक लफ्ज़ी जवाब पाकर बारी ने दिल ही दिल में मुनासिब अल्फाज ढूंढने लगा। मैं तुमसे शहर जाने की इजाज़त लेने आया हूँ। हनाया ने ब्रश मेज़ पर रखा और एक नज़र उसे देखा, फिर लापरवाह अंदाज में कहा, अगर मैं ना कर दूंगी तो क्या आप नहीं जाएंगे? कमली ने फिर उसे देखा और साइड से निकल गई। आपको भला मेरी इजाज़त की क्या ज़रूरत? मर्द कभी इजाज़त लेता है क्या? वो तो हुक्म सादिर करता है और सामने वाला सर तस्लीम खम कर देता है। वो तंज नहीं कर रही थी। बारी जानता था उसका लहजा नॉर्मल था, मगर उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो अपने बालों में कैचर लगाती हुई उसके मुकाबिल आ ठहरी। आप बताएं, मैं अगर कहूँ कि आप ना जाएं तो क्या आप नहीं जाएंगे? बारी उसकी आंखों में देखता रह गया। कितने मान से वो पूछ रही थी। उसकी आंखों में उम्मीद और यकीन दोनों रंग वाजे थे। उम्मीद की बारी हाँ में जवाब देगा और यकीन के वो इनकार कर देगा। चंद लम्हे खामोशी से गुजर गए। उसकी खामोशी को अलग रंग देते हुए वहां से जाने लगी थी, मगर बारी ने उसका हाथ थाम लिया। उसने हैरत से बारी की तरफ देखा। बारी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो कैसे उसकी उम्मीद के जुगनू बुझा देता। जिंदगी में कभी ऐसा वक्त भी आता है जहाँ उम्मीद यकीन पर बाजी ले जाती है। तुम रोक कर तो देखो, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसकी आंखों में खुशी थी और चेहरे पर बेयकीनी। वाकई? वाकई? बारी के चेहरे की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। कमली की खुशी के लिए वाकई कुछ भी कर सकता था, मगर मैं आपको नहीं रोक रही। जाए, आप अपना काम करें, मैंने आपकी पैकिंग कर दी है। क्या? बारी ने हैरत से उसे देखा। वो कितनी देर उसके चेहरे पर नाराजगी ढूंढता रहा, मगर नाकाम रहा। ये वाकई तुम हो या मैं ख्वाब देख रहा हूँ? कोई हाल नहीं है आपका। हिनाया साइड से निकलकर जाना चाहा, मगर बारी ने उसका रास्ता रोक दिया। पहले मुझे ये बताओ, तुम इतनी जल्दी कैसे मान गई? कमली का अचानक से मान जाना और सहरा में बादल गरजना। बारी ने उसके शानों पर हाथ रखकर कहा, नामुमकिन है। आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं बारी?
हनाया ने बमुश्किल अपने गुस्से को काबू में किया। अच्छा बताओ, अब कुछ नहीं कहूंगा, हंसेंगे तो नहीं? हनाया ने मशकूक नजरों से उसे देखा तो बारी ने जल्दी जल्दी नफी में सर हिलाया। वो हनाया ने एक बार चोर नजरों से बारी को देखा। उसके चेहरे के तासरात नॉर्मल देखकर उसने अपनी बात जारी रखी। मुझे आप पर भरोसा है। मैं जानती हूँ आपके दिल में कहीं ना कहीं ये बात जरूर है कि मैंने आप पर शक किया, आपको गलत समझा, मगर मेरी गलती नहीं थी। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। जब मोहब्बत पाकीज़ा हो तो बेवफाई जैसे लफ्ज़ की गुंजाइश नहीं रहती। मुझे आपकी मोहब्बत पर कामिल यकीन है और आप मेरा यकीन कभी नहीं तोड़ेंगे। बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा। कभी कोई अपनी जान पर जुल्म कर सकता है क्या? बारी ने झुककर उसकी पेशानी पर अपने होंठ रख कर। कमली, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, हिनाया ने उसके हिसाब से निकलते हुए कहा। आप मुझे कमली ना कहा करें। हिनाया ने सीने पर दोनों हाथ बांधे और बारी को घूरा तो जवाबन बारी ने भी उसकी तरह सीने पर हाथ बांधकर पूछा, वो क्यों? बस अब ना कहा करें, अजीब लगता है। तो मुझसे मेरा ये हक नहीं छीन सकती। तो अच्छा, कब तक कहेंगे? कभी ना कभी तो हनाया कहना ही पड़ेगा ना। आपको मालूम है कितना अच्छा लगता है मुझे अपना नाम। जब तुम दादी बन जाओगी ना, मैं तुम्हें तब भी कमली ही कहूंगा। बारी, बहुत बेशर्म हो गए हैं आप। कमली ने टेबल से पानी का जग उठाकर उसकी तरफ बढ़ी, मगर वो एक ही जस्त में दूर हटा और अगले ही लम्हे वो कमरे से बाहर था। हनाया भी अपना दुपट्टा संभालती बाहर निकली। हनाया खामोशी से उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। बारी जी, बारी की जान, हनाया ने मोहब्बत पाश लहजे में पुकारा। तो जैसे ही उसने रुख उसकी तरफ किया, हनाया ने जगकर सारा पानी उस पर फेंक दिया। वो हैरानी से कभी हनाया को तो कभी अपनी गीली कमीज को देखता रहा। कमली, बारी ने दांत पीसकर कहा, मगर वो मुसलसल हंसने में मसरूफ थी। उसकी हंसी को तब ब्रेक लगी जब ज़हरा बी की आवाज़ उसकी समाज से टकराई। बारी की भी उसकी तरफ बढ़ते कदम वहीं रुक गए। उसने दोनों हाथों से चेहरे और बालों से पानी की बूंदें साफ करता हुआ वहां से चला गया। हनाया, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, वो तुम्हारा शौहर है। ज़हरा बी की बात पर उसने सर झुकाकर मुस्कुराई। अजल की ढीठ लड़की है, पता नहीं कब अकल आए। मैं तो समझा समझा कर थक गई, मगर मजाल है जो जरा भी असर ले ले। वो हमेशा की तरह सर झुकाए उनकी बातें एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकालती गई। वो जानती थी कि वो कभी नहीं बदलने वाली, क्योंकि बारी उसे बदलने देंगे ही नहीं। वो कैसे अपनी कमली को बदलने दे सकते हैं?